देश पर आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और मेरे साथ है विश्व मोहन। और कई सारे खास सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले 1 घंटे में। बाजार की बात करें, करीब 100 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी 25,600 के आसपास कारोबार करता हुआ और निफ्टी बैंक में भी 100 अंकों की तेजी आज के सत्र में दिखी है। लेकिन सबसे पहले लेकर आते हैं वो खास सेगमेंट्स, वो जो हम आपके लिए अगले 1.5 घंटे में मार्केट क्लोजिंग तक लेके आएंगे। 2:05 पर एफएनओ मार्केट, 2:10 पर क्लोजिंग ट्रेडिंग आइडियाज, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। 2:40 पर ऑप्शंस के चैंपियन, ऑप्शंस के मार्केट से कई सारे ट्रेडिंग आइडियाज हम आपके लिए लेकर आएंगे। इसके अलावा 3 बजे हमारा खास सेगमेंट मार्केट्स एट 3, बीटी और एसटी और एसटीबीटी ट्रेड 3:10 पर और 3:20 पर कल से एक ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन से वो बड़े ट्रिगर्स होंगे जहां पर आप अपनी नजर रखनी चाहिए, उस पर भी नजर डालेंगे। तो कई सारे खास सेगमेंट्स जो हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन सबसे पहले बाजार की वो 5 बड़ी बातों पर नजर डालते हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आज के सत्र में दिखा है। निफ्टी 130 अंक चढ़कर 25,650 के करीब कारोबार करता हुआ, करीब आधे % की तेजी 25,600 के पार निफ्टी आज के सत्र में कारोबार करता हुआ अच्छी शुरुआत इस हफ्ते की भारतीय बाजारों के लिए रही है। निफ्टी बैंक 113 अंकों की तेजी के साथ अब कारोबार करता हुआ, तो यहाँ पर भी अच्छा खासा एक्शन, हालांकि निफ्टी से कंपेयर करें तो अंडर परफॉर्मेंस दिखा है, लेकिन फिर भी काफी एक्शन ब्रॉडर मार्केट्स में भी नजर आया। निफ्टी मेटल इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर, नैल्को 7% ऊपर। इसी के साथ मेटल इंडेक्स के कई सारे स्टॉक्स में एक्शन दिखा है। फार्मा इंडेक्स में मजबूती, टोरेंट फार्मा नतीजों के बाद 6% ऊपर। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 200% चढ़कर 22,370 के लेवल्स के आसपास कारोबार करता हुआ। इसके अलावा बात करते हैं आईटी शेयरों की, यहाँ पर भी मजबूत एक्शन। इन्फोसिस 50 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल, 3% ऊपर। एचसीएल टेक्स, कई सारे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स 1 से 2% की तेजी दिखी। तो ये बाजार की 5 बड़ी बातें और इंडिविजुअल सेक्टर्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन दिखा। लेकिन सबसे पहले बाजार पर किस तरह की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, किस तरह की रणनीति होगी और बाजार का सेटअप किस तरह का है। विश्वा, आज के सत्र की बात करें तो ओपनिंग लो से तेजी दिखी थी, लेकिन फिर एक बार थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई, अब 25,600 के पार। क्या राय रहेगी आपकी बाजार पर? देखिए, सबसे पहले अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट से संकेत काफ़ी अच्छे हैं, चाहे वो डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स। हमने पिछले हफ्ते देखा था कि एआई लिंक्ड स्टॉक्स में जिस तरह की बिकवाली दिखी थी, उसका दबाव दिखा था। नैस्डैक में गिरावट ज़्यादा थी, टेक कंपनियों में गिरावट ज़्यादा थी, और उसी का जो रिपल इफेक्ट था वो हमने निक्केई पर भी दिखा, और वहाँ की जो कंपनियाँ हैं, जो एआई लिंक्ड कंपनियाँ हैं, वहाँ पर दबाव ज़्यादा दिखा था। लेकिन आज सेटअप सुधरा हुआ दिख रहा है। जितने भी ग्लोबल मार्केट, जो ग्लोबल इंडेक्स है, वो काफ़ी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो एशिया का बाजार हो या फिर यूरोप के मार्केट हो, काफ़ी मजबूती के साथ वहाँ पर कारोबार आज के सत्र में दिख रहा है। निफ्टी के लिए अगर अहम लेवल की बात करें तो नीचे अगर रिट्रेसमेंट से अगर देखें तो सपोर्ट का जो 3 लेवल नीचे की तरफ आता है अपने पिवट पॉइंट से, वो है 24,905, 24,551 और 23,979। ये 3 अहम लेवल है, सपोर्ट के तौर पे निफ्टी के लिए काम करेंगे। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस ऊपर में निफ्टी के लिए 26,049, 26,403 और 26,975, ये अहम रेजिस्टेंस हो सकते हैं जहां पर एक रुकावट एक देखने को मिल सकती है। ऑप्शन वीकली आंकड़ों के आधार पर अगर देखें तो निफ्टी के लिए 26,650 और 25,700, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के ओआई दिख रहे हैं कॉल साइड में, उस साफ तौर से लग रहा है कि इसके ऊपर जाने में थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, तो एक अहम रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहीं सपोर्ट के लिए 500 और 25,600, यहाँ पर जिस तरह के ओआई दिख रहे हैं पुट साइड में, उसे साफ तौर से लग रहा है कि ये यहाँ पर सपोर्ट के लिए काम करेगा। तो यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा गिरावट भी फिलहाल नहीं दिख रही है और बहुत ज़्यादा तेजी भी नहीं दिख रही है, यहाँ पर ठहराव दिख रहा है जो 100-200 अंकों के भीतर का रह सकता है। पीसीआर की बात करें तो हमने फ्राइडे के सत्र में देखा था 0.71 से बढ़कर 0.93 के आसपास आया, फिर वहां से आज सुधरकर 1.23 के आसपास आ गया, यानी बुल साइड में संभावना यहाँ पे ज्यादा बन रही है, तेजी की संभावनाएं ज्यादा बन रही है। इंडिया विक्स की बात करें तो 12.5 के नीचे है, 13 के ऊपर जाने पे चिंताएं ज्यादा बढ़ती है, बुल को वहां पर परेशान ज्यादा होते हैं, लेकिन वो भी इंडिया विक्स तेजी के पक्ष में ज्यादा दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी जो अहम रेजिस्टेंस लेवल अभी दिख रहे हैं वो है 58,504 का, 59,400
40 का और 60,973 का। और नीचे में जो सपोर्ट के लेवल है वो है 55,452, 55,54,509, 52,983 एंड सपोर्ट लेवल है पर नजर आपको रखनी चाहिए। ऑप्शंस के अगर आंकड़े के आधार पर देखें, वहां के ओआई के आधार पर देखें तो 58,000 जहां पर बाजार अभी टिकता नजर आ रहा है, एक अहम पड़ाव है क्योंकि इस पे कॉल साइड के ओआई और पुट के ओआई दोनों इक्वली एक साथ एक ही आसपास ही दिख रहे हैं और काफी ज्यादा वहां पर राइटिंग देखने को मिले और दोनों साइड में राइटिंग देखने को मिले। ये यहां से या तो मिक या ब्रेक हो, एक साइड की रैली यहां पे दिख सकती है, लेकिन सारे मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी में बाई के संकेत मिल रहे हैं, ये एक अच्छी बात यहां पर दिख रही है। अब बात करते हैं स्टॉक्स के हिसाब से, अगर देखें तो इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, ये दिग्गज बैंक्स जहां पर ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ते दिख रहे हैं और भाव में भी तेजी। इससे साफ लग रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, नए लॉन्ग पोजीशन काफी तेजी से बने हैं और खास करके इन्फोसिस में। नायका, टोरेंट फार्मा, यहां पर भी ताजा तेजी के सौदे बन रहे हैं, तो यहां पे लॉन्ग पोजीशन, नए लॉन्ग पोजीशन बनते दिख रहे हैं। वहीं एचएएल, नालको और केपीआईटी टेक, ये तीनों ऐसे स्टॉक है जहां पे शॉर्ट कवरिंग साफ तौर से नजर आ रही है, तो यहां भी मजबूती आगे भी जारी रह सकती है, ऐसा संकेत डेरिवेटिव्स के डेटा दे रहे हैं। वहीं बीएससी हमने देखा था फ्राइडे के साथ में एक जबरदस्त तेजी थी 9% के आसपास की, और एक पेटीएम, इन दोनों में आज के सत्र में लॉन्ग पोजीशन कटते दिख रहे हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए यहां पर दिख रहे हैं, तो यहां पर ये चिंता की बात है। हालांकि कहा जा रहा है कि बीएससी में लॉन्ग कंसोलिडेशन के मूड में है, वापस से तेजी लौटती है, जब नतीजे उनके कल आएंगे उसके बाद से नई पकड़ सकता है बीएससी। ट्रेंट और एनसीसी, ये जो दोनों स्टॉक्स है यहां पर मंदी के सौदे बनते दिख रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन, नए शॉर्ट पोजीशन यहां पर बनते दिख रहे थे, ये इस तरह की स्ट्रैटेजी यहां पर बनती दिख रही है। नहीं, चलिए हमारे साथ स्वाति होतकर भी है, उससे भी समझ लेते हैं कि बाजार उनको कैसा मौजूदा लेवल पे दिख रहा है। स्वाति, सबसे पहले इंडेक्स से शुरुआत करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर क्या आपका नजरिया क्या है? इन लेवल्स से कौन से डिसाइसिव लेवल होंगे जिसपे जो डेरिवेटिव ट्रेडर्स हैं उनको नजर रखनी चाहिए निफ्टी में और बैंक निफ्टी में? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। दोनों इंडाइसेस पे मेरा व्यू पॉजिटिव है करंट लेवल्स पे। जिस हिसाब से हम लोग ने लास्ट वीक में एक सेल ऑफ देखा था निफ्टी एज वेल बैंक निफ्टी में, निफ्टी मैनेज किया है 25,200 के सपोर्ट्स रिस्पेक्ट करने के, वहां से हमें टर्न अराउंड देखने मिला है। नाउ द इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की 20 डेज मूविंग एवरेज के लेवल टेस्ट की है, जो कि ऑलमोस्ट 25,660 के लेवल्स के, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग रहती तो मुझे लगता है ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होगा 26,200 के आसपास, वहां तक मोमेंटम कैचअप कर लेगा। तो ओवरऑल पॉजिटिव है, जब तक 25,201 इमीडिएट सपोर्ट लेवल से वो जब तक तब तक हमें एक पुल बैक रैली देखने मिल सकती है। बैंक निफ्टी की बात करो तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी विल बी द वन हु विल टेक अ हाई साइड। ऐसे क्यों? बिकॉज डेली चार्ट्स में या वीकली चार्ट्स में अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी स्पॉट पे तो एक फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशंस का बन रही है बॉडी, एंड इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग द ब्रेकआउट। फिलहाल तो ब्रेकआउट है 58,200 के आसपास, ये अभी नजदीक ही चल रही है बैंक निफ्टी स्पॉट। जैसे ही 58,200 के ब्रेकआउट्स हमें देखने मिलेंगे क्लोजिंग बेसिस, तो काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली कैचअप होते हुए रहेगी, जो कि बैंक निफ्टी को लेके जा सकती है 59,000 टू 59,200 के आसपास। तो सेटअप्स डेफिनेटली पॉजिटिव है। सेक्टोरियल रोटेशन रैली देखने मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करो तो फिलहाल तो टग ऑफ वॉर चल रहा है, बट आई बिलीव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें काफी अच्छी अपसाइड में देखने मिलेगी, तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। ठीक है, तो व्यू काफी पॉजिटिव रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी लेंगे हम आपके पास। सबसे पहले बिग बजर्स पर डालते हैं वो स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आज के सत्र में दिखा नतीजों के दम पर, और इसके अलावा भी कई सारी खबरें निकल कर आई है उसके दम पर। सबसे पहले बात करते हैं शुगर सेक्टर की। याद रखें, फूड मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताया कि शुगर एक्सपोर्ट्स पर जो रिस्ट्रिक्शन थे उसे पार्शियली हटा दिए गए और 1.5 मिलियन टन के शुगर एक्सपोर्ट्स अलाउ किए जाएंगे करंट शुगर सीजन में। तो ये पॉजिटिव खबर निकल कर आई शुगर एक्सपोर्टर्स के लिए, और इसी के चलते बलरामपुर चीनी 6% ऊपर, श्री रेणुका शुगर और धामपुर शुगर स्टॉक्स में 1.5 से 3% की तेजी आज के सत्र में दिखी है। पूरे शुगर सेक्टर में स्वीट गेन्स आज के सत्र में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं आईटी सेक्टर की। याद रखिए, निफ्टी आईटी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टर गेनर है आज के सत्र में। इन्फोसिस करीब 3% ऊपर, एचसीएल टेक, टीसीएस, विप्रो सभी स्टॉक्स में 1.5 से 3% की तेजी आज के सत्र में दिखी है। पीएसयू बैंक स्टॉक्स में कमजोरी है तो महाराष्ट्र बैंक, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक सभी स्टॉक्स गिरावट के साथ कारोबार
हुए पूरे सेक्टर पर आज के सत्र में दबाव दिखा है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ बड़े मूवर्स की जो नतीजों के दम पर आज के सत्र में फोकस में है। सबसे पहले स्नाइडर इलेक्ट्रिक। याद रखें, स्नाइडर इलेक्ट्रिक के नतीजे आए थे जो काफ़ी कमज़ोर रहे। 6% की गिरावट के साथ स्टॉक कारोबार करता हुआ। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI नतीजों के बाद 6% की गिरावट। आरती ड्रग्स काफ़ी अच्छे नतीजे थे, इनफैक्ट स्टॉक थोड़ा सा कूल ऑफ हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद 2% की तेज़ी यहाँ पर। और गरवारे टेक 3.5% नीचे। इसके अलावा दो बड़े मूवर्स की बात कर लेते हैं। एक है ट्रेंट। नतीजे तो अनुमान से अच्छे थे, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस का नज़रिया थोड़ा कॉशियस है। उनका मानना है कि ग्रोथ स्लो डाउन नज़र आ रहा है। हाई बेस पे जो कंपनी कारोबार कर रही है उसके बाद ग्रोथ मॉडरेट होता हुआ नजर आया। तो ट्रेंड 7.5% नीचे, निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में शामिल। नैल्को पर भी नजर डालेंगे, इसके भी नतीजे काफ़ी अच्छे थे। एल्यूमिनियम प्राइस बढ़ते हुए नजर आए, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट कंपनी के रेवेन्यू पर दिखा। 10% के अपर सर्किट में स्टॉक लॉक्ड इन है। मैनेजमेंट के साथ बातचीत करने पर यही नजर आया कि अभी भी आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में कंपनी कई सारे प्रोजेक्ट्स में डाइवर्सिफाई करने वाली है। तो 10% की तेज़ी अच्छे नतीजे के बाद नैल्को पर भी दिखी है। तो ये कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन आज के सत्र में दिखा है। लेकिन स्वाति, फिर एक बार आपके पास आना चाहूँगी और सबसे पहले ट्रेंड पर आपकी राय लूँगी। क्या व्यू होगा आपका ट्रेंड पर? 7% की गिरावट और निफ्टी 50 पर बड़ा वेटेज है स्टॉक का। क्या राय होगी आपकी ट्रेंड पर? यस, देखिए आज डेफिनेटली ऑलमोस्ट 7.5 से 8 तक के इसमें हम लोग ने फॉल देख रहे हैं एंड काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था 48,080 के आसपास, वो ब्रेक डाउन हुआ है एंड सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो रहा है। तो इसके लिए लिटिल बिट कॉशियस व्यू है। मुझे लगता है सेलिंग प्रेशर प्रोबेबली और 1 से 2 दिन हमें एक्सटेंड होते हुए नजर आएगा एंड ओवर ऑफ टाइम हमें रिवर्सल देखने मिल सकता है। अभी द इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि एक ओवरसोल्ड जोन में एंटर हो चुका है, तो मुझे लगता है बिग वाली डाउनसाइड थोड़ी लिमिटेड हो जाएगी। 4200 4180 के आसपास ये काफी अच्छा सपोर्ट फॉर्मेशंस करेगा एंड स्लोली एंड स्टेडीली इसमें एक रैली देखने मिलेगी व्हिच विल टेक द स्टॉक टुवर्ड्स टू 4400। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है, फिलहाल अभी पैनिक मोड में आके आप एग्जिट ना कीजिएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। ओवर ए पीरियड पर इसमें काफी रैली हमें देखने मिल सकते हैं 4400 टू 4500 के लेवल्स पे। तो होल्ड पोजीशन रखनी चाहिए, बट फ्रेश लॉन्ग्स आर नॉट रिकमेंडेड एट द करंट मार्केट प्राइस। फ्रेश लॉन्ग्स आर नॉट रिकमेंडेड एट द करंट मार्केट प्राइस, ये राय आती हुई ट्रेंड पर। लेकिन इसके अलावा स्वाति, अगर आप हमें बता पाए, करीब 1.5 घंटा बाकी है मार्केट बंद होने में, आपके क्लोजिंग कॉल्स क्या रहेंगे? यस, मैं दो बाय कॉल रिकमेंड करना चाहूंगी। पहला मेरा है ICICI जनरल इंश्योरेंस। ये काफी अच्छे काउंटर है, डेली में फ्लैट पैटर्न है। ऑल्सो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर अच्छे वेल प्लेस्ड है। 1028 के अराउंड ये पर्टिकुलर स्टॉक चल रहा है। 2000 रुपीज का स्ट्रिक्ट स्टॉप रखिएगा। अपसाइड में इसमें क्षमता है कि 2100 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। तो ICICI जनरल इंश्योरेंस इज द वन स्टॉक पिक एंड अनदर वन इज द SBI कार्ड। इसमें भी एक काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस बन चुके हैं। जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जैसे 115 200 DM वो उसके ऊपर वेल प्लेस्ड। मुझे लगता है कि एक दिन अच्छी क्लोजिंग आज हमें देखने मिलेगी, तो एक सपोर्ट फॉर्मेशंस काफी स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करंट लेवल्स पे काफी फेवरेबल है। 78 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 60 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर अपसाइड टारगेट ऑफ 905 टू 910 लेवल्स। ओके, तो ये कुछ आपकी तरफ से आगे, लेकिन कुछ स्टॉक्स पर और भी चर्चा कर लेते हैं जहां पर आज एक्शन काफ़ी ज़्यादा है। डेरिवेटिव के मार्केट से शुरू करते हैं, वहां पर क्योंकि हलचल काफ़ी ज़्यादा है। एनसीसी आज के सत्र में यहाँ पे कमजोरी ज़्यादा दिख रही है। एनसीसी को लेकर स्वाति जी, आपकी राय क्या यहाँ पे निकल कर आ रही है? 2% से ज़्यादा की गिरावट है। अब क्या लग रहा है, यहाँ पे नए शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बनते दिख रहे हैं, आगे क्या करना चाहिए? जिस हिसाब से पास 3 दिन से हम कंटिन्यूस फॉल देख रहे हैं, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे शॉर्ट्स करने चाहिए। नीचे में 180 टू 185 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स है, वहां तक ये डाउनफॉल हो सकता है, देन एक रिवर्सल हमें देखने मिलेंगे। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन से होल्ड ऑन कीजिए, इफ पॉसिबल ट्राई टू कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 184 रुपीज। अपसाइड में इसमें वापस एक पुल बैक रैली हमें 210 तक देखने मिल सकती है, जो कि एक 20 डेज मूविंग एवरेजेस के रेजिस्टेंस जोन्स हमें फेस करते हुए नजर आएंगे। तो डोंट क्रिएट अ शॉर्ट, लॉन्ग है तो होल्ड कीजिएगा विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 184 रुपीज। यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ना बनाए, अगर आपके पास पहले से लॉन्ग पोजीशन है तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं। ट्रेंट ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए, कैसे रहे नतीजे और ब्रोकरेज हाउसेस का आउटलुक इस कंपनी को लेकर अब क्या है, क्या कुछ बदला है, क्यों आज ये गिरावट आ रही है, ब्रोकरेज हाउसेस क्या
हैं, ये जानने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी स्नेही के पास। स्नेही, पूरी डिटेल्स बताइए और खासकर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट क्या कह रही है ये भी बताइएगा। अगर ट्रेंड के क्वार्टर 2 नंबर्स के बारे में बात करें तो पहली नज़र में ये अच्छे सेट ऑफ नंबर्स लगते हैं, क्योंकि रेवेन्यू हमारी उम्मीद इनलाइन है, बट पैट, एबिटा और एबिटा मार्जिन हमारी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। बट ये स्ट्रीट का रिएक्शन नहीं है स्टॉक पर, ब्रोकरेज ज़्यादा नेगेटिव है स्टॉक पर, और हम समझाएंगे क्यों। क्योंकि अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें तो 17% पर जो ये रेवेन्यू ग्रोथ आया है की उम्मीद से इनलाइन तो है, बट अगर हम ट्रेंड के हिस्टोरिक क्वार्टर्स के बारे में बात करें, पिछले क्वार्टर्स के बारे में, तो ये ग्रोथ 20, 30, 40% पर हुआ करता था, ये 17% पर आ चुका है। तो उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ का जो पेस है उसमें हमें एक कटौती देखने को मिली है, तो ये नेगेटिव हो सकता है स्टॉक के लिए। दूसरी तरफ नेट प्रॉफिट में 6.5% का अपटिक, एबिटा भी लगभग 27% ऊपर है, तो काफ़ी अच्छा मूव है यहाँ पर। एबिटा मार्जिन हमारी और स्ट्रीट की उम्मीद से काफ़ी बेटर और एक्सपेंशन देखने को मिला है यहाँ के कॉस्ट कंट्रोल के बेसिस पर। 17.2% पर आया है उनका मार्जिन, कंपेयर टू 15.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ट्रेंड के रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें तो अगर हम दिस टाइम लास्ट ईयर के बारे में बात करें तो सेकंड क्वार्टर FY25 में उनका रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 40% था, जो इस टाइम अब सिर्फ 17% पर आ चुका है, तो ये एक नेगेटिव हो सकता है स्टॉक के लिए। स्टोर काउंट के बारे में बात करें तो क्वार्टर 2 में वेस्ट साइड में 13 स्टोर और जूडियो में 40 स्टोर खुले हैं। 10 के बारे में बात करें तो उनकी जो एसोसिएट कंपनी है इंडिटेक्स ट्रेंड रिटेल इंडिया, जो भारत में ज़ारा और मासिमो दुत्ती के ब्रांड्स ऑपरेट करती है, उन्होंने ट्रेंड को एक ऑफर दिया था, टेंडर ऑफर 94,900 शेयर्स के लिए एट द रेट ऑफ 15,421.8 रुपीज़ पर शेयर, जो ट्रेंड के बोर्ड ने कंसिडर किया और अप्रूव भी कर दिया है। तो ये ट्रेंड वापस अपनी एसोसिएट कंपनी को टेंडर कर देगी। अगर हम उनके नए वर्टिकल्स के बारे में बात करें तो बर्न टोस्ट, जो एक यूथ सेंट्रिक ब्रांड है, उसने काफ़ी अच्छा किया है। दूसरी तरफ स्टार बाजार, उनका रिटेल साइड पर जो ग्रोसरी सेगमेंट है उसके रेवेन्यू में हमें थोड़ा सा कट देखने को मिला है। अगर हम ब्रोकरेजेस के बारे में बात करें तो सिटी के द्वारा एक बड़ा डाउनग्रेड आता हुआ सीधा सेल रेटिंग आ रहा है उनके पिछले बाय रेटिंग से, और टारगेट प्राइस में भी काफ़ी बड़ा कट आ रहा है। 4,350 रुपीज़ उनका नया टारगेट प्राइस है, कंपेयर टू 7,150 अर्लियर। मॉर्गन स्टैनली अपना ओवरवेट रेट बरकरार रखते हुए बट टारगेट प्राइस कट किया है 5,456 रुपीज़ पर, पहले जो 5,892 रुपीज़ था। गोल्डमैन सैक्स ने अपना न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखा है, बट यहाँ पर भी एक टारगेट प्राइस कट आ रहा हुआ है। सिमिलरली जेफरीज में होल्ड रेटिंग बरकरार, बट टारगेट प्राइस कट हो चुका है, अब 5,000 रुपये है, जो पहले 6,000 रुपये प्रति शेयर था। बर्नस्टीन और मैक्वायरी ने अपना आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखा है। बर्नस्टीन ने अपना टारगेट प्राइस 6,100 रुपीज़ पर मेंटेन किया है, और मैक्वायरी ने अपना टारगेट प्राइस 7,000 रुपये प्रति शेयर पर बरकरार रखा है। तो ये था स्ट्रीट का पूरा रिएक्शन ट्रेंड पर, काफ़ी बड़ा कट सिटी से आता हुआ, और ओवरऑल काफ़ी सारे प्राइस कट्स हमने देखे हैं ब्रोकरेज के द्वारा। तो देखेंगे कि ट्रेंड के स्टॉक पर क्या रिएक्शन आता है, बट जी हाँ, ओवरऑल अगर देखें तो नंबर्स स्ट्रीट की उम्मीद से बेटर, बट रेवेन्यू के जो ग्रोथ है उस पर बड़ा कट देखने को मिला है। तो ब्रोकरेज हाउसेस में बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस पे अपने टारगेट को काफ़ी नीचे कर दिया है। स्वाति जी, एक बार ट्रेंड के स्टॉक का बताइए, आज तो काफ़ी कमज़ोर है, आगे क्या लग रहा है यहाँ से? जिस हिसाब से मैंने कहा है कि काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एक ब्रेकडाउन हमें देखने मिला है, जो कि अराउंड 45-50 के आसपास था, एंड जिस हिसाब से आज ऑलमोस्ट 7.5 to 8% के हम लोगों ने एक डाउनफॉल देखी है, वो मुझे लगता है और 1 से 2 दिन हमें कंटिन्यूड होते हुए नजर आएगी। डाउन साइड 4200, 4180 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्मेंस है, बन सकता है वहां तक एक फॉल हमें देखने मिल सकता है। तो जिनके पास फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस हैं, थोड़ा वेट कीजिएगा, एक पुल बैक रैली हमें मिलेगी, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर ये 8% इंट्राडे में गिरे तो थोड़ी एक पुल बैक रैली हमें नजर आ सकती है, विच विल टेक अ स्टॉक्स टुवर्ड्स टू 4350 to 4400, वहां तक एक काफी मूव हमें देखने मिलेगा। शॉर्ट्स मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूंगी करंट लेवल्स पे, बट जिनके पास हो वो होल्ड कर सकते हैं, बट डाउनफॉल हमें थोड़ा और नजर आ सकता है ये पर्टिकुलर स्टॉक। तो यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ना बनाए, हो सकता है कि थोड़ी गिरावट और यहाँ पे दिख सकती है, लेकिन करंट लेवल शॉर्ट नहीं करने की सलाह यहाँ पे स्वाति जी की है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कई सारे नतीजों भी आ रहे हैं, कई सारे स्टॉक्स हैं जिन पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद जरूर। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार आप स्वागत
है, आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स और आईटी सेक्टर पर अब नजर डालते हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर तो है ही, लेकिन इसके अलावा इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो इन्फोसिस करीब 2 से 2.5% की तेजी के साथ निफ्टी 50 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल। चार्ट आपके स्क्रीन पर। निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.8% की तेजी के साथ कारोबार। HCL टेक, विप्रो सभी स्टॉक्स में तेजी दिखी है। स्वाति, क्या राय होगी आपकी निफ्टी आईटी इंडेक्स पर और इन इंडिविजुअल स्टॉक्स पर? क्या आपको लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा? जिस हिसाब से हम लोग ने लास्ट कुछ महीनों में एक फॉल देखा है आईटी पैक में, अभी मुझे लगता है कि प्राइस करेक्शन हो चुका है, बट टाइम करेक्शन की बात है तो फिलहाल तो प्राइस में थोड़ा कंसोलिडेशन मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है एंड देयर आफ्टर एक ब्रेकआउट्स। अगर आईटी पैक की बात करें तो इन्फोसिस और टीसीएस दोनों काउंटर्स काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। इन्फोसिस अगर आप वीकली चार्ट्स देखोगे तो 400 से 1550 के लेवल्स के आसपास ही काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेट हो रहा है in the range of 150 points. Any move about at 15,050, I believe इसमें क्षमता है कि वापिस से 1650-1700 की लेवल तक जा सकता है। तो अगर लंबे नजरिए के हिसाब से पोर्टफोलियो में आईटी लेना है तो मुझे लगता है TCS एंड इन्फोसिस विल बी द वन गुड कैंडिडेट एंड वो एक एज अ राइडर काम करेंगे व्हेनेवर आईटी पैक्स में एक अच्छी खासी बुल हमें देखने मिलेंगी। टीसीएस की बात करो, ये स्लोली एंड स्टेडीली ये 50 डेज मूविंग एवरेजेस के ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। आज ऑलमोस्ट वो लेवल टेस्ट की है 3038। आई बिलीव 1 से 2 दिनों में हमें क्लोजिंग भी उसके ऊपर देखने मिल सकती है एंड इसमें क्षमता है कि 3200 टू 3250 के लेवल्स तक देखने रैली मिल सकती है। मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए बात नहीं करूंगी, बट जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ये 2 पर्टिकुलर स्टॉक्स में डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आपके लिए आते हुए आईटी सेक्टर से, लेकिन इस बीच मेटल काउंटर पर भी नजर डालेंगे। निफ्टी मेटल इंडेक्स हम आपके लिए स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे। नैल्को अच्छे नतीजों के बाद यहाँ पर एक्शन। निफ्टी मेटल इंडेक्स 1% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। स्वाति, इस सेक्टर से कोई कॉल आप देना चाहेंगे? डेफिनेटली काफी अच्छी मूव रैली हम लोग ने में देखी है। मुझे लगता है जिस हिसाब से मेटल्स में हमें परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है काफी स्ट्रॉन्ग है। नैल्को की बात करें तो आज ऑलरेडी ये ऑलमोस्ट 10% अपसाइड है, ओवरबॉट जोन में एंटर हो चुका है, तो वी माइट अट्रैक्ट सम सॉर्ट ऑफ अ बुकिंग्स एट दी हायर लेवल। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन से होल्ड ऑन कीजिएगा, प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखिएगा 250 का। इसमें क्षमता है करंट लेवल्स पे एटलीस्ट 265 टू 270 तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। अगर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस किसमें ऐड करनी है मेटल्स में तो टाटा स्टील मुझे काफी अट्रैक्टिव लेवल्स हाई टॉप से हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है। अपर राइजिंग लेवल्स पे काफी अच्छी मोमेंटम रैली प्लेस्ड कर रहा है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस्ड 50, 100, 200 डीएमए के। जब भी स्मॉल रिट्रेसमेंट होने के बाद मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट्स ले रहे हैं, वापस एक न्यू हाई हमें देखने मिलता है। तो टाटा स्टील एक काउंटर है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल एटलीस्ट 30-40% क्वांटिटी व्हाटएवर यू आर प्लानिंग आप बाय कर सकते हो करंट लेवल्स पे 182। इसमें पोटेंशियल है 200 के लेवल्स तक की रैली टच करने की। तो टाटा स्टील इज द वन काउंटर, देन बाय एट द करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो टाटा स्टील पर ये नजरिया। इसके अलावा निफ्टी मेटल इंडेक्स के कई सारे स्टॉक्स में आज एक्शन दिखा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कई और स्टॉक्स और सेक्टर्स पर चर्चा करेंगे। हमारे खास सेगमेंट्स भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। बाजार की चाल देखें तो तेजी बरकरार है। करीब 145 अंकों की मजबूती यहाँ पे निफ्टी में दिख रही है। निफ्टी बैंक में भी 58,000 के आसपास, जो हमने शुरुआत में ही कहा था कि एक मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है कि ओआई अगर आप देखें ऑप्शंस के तो उन्हीं लेवल के आसपास में सबसे ज़्यादा ओआई कॉल साइड में भी है, पुट साइड में है। तो ये काफ़ी क्रूशियल लेवल हो, उसी के आसपास बाजार लगातार निफ्टी बैंक टिका हुआ है। लेकिन इस बीच एक नतीजे भी आए हैं ट्रांसफर एंड रेक्टिफायर के, उसके नंबर्स आपको इस पर एक बार दिखा देते हैं किस तरह के हैं। तो कंपनी के जो नतीजे रहे हैं, कंपनी को 103 करोड़ रुपए से ज़्यादा ऑर्डर मिला है। ऑर्डर के नंबर पहले आ रहे हैं, मुनाफे और के नंबर और आय के नंबर भी आपको बता दूंगा। तो S4 ट्रांसफार्मर के लिए गुजरात एनर्जी ट्रांसफर से कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। तो ऑर्डर को लेकर ये एक बड़ी खबर है। और उसके बाद भी हालांकि स्टॉक अगर इंट्राडे चार्ट के जरिए अगर दिखाया तो पता लगेगा जो 20% की गिरावट आई है कब आई है, क्योंकि यहाँ पर कुछ रिकवरी के साइन तो फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। काफ़ी कमजोर यहाँ पर ये कंपनी दिख रहा है। ये ऑर्डर की खबर है कि कंपनी को
और जो नतीजे अब तक आए हैं सोलर इंडस्ट्रीज के आ रहे हैं वो 286 करोड़ से बढ़कर कंपनी का कंसोलिडेटेड आय 345 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो सोलर इंडस्ट्रीज के नतीजे अभी अभी आए हैं, तो आय के नंबर तो फिलहाल अच्छे दिख रहे हैं और स्टॉक में एक सडन स्पाइक भी दिख रहा है। साफ तौर से देख सकते हैं नंबर आने के बाद सुधार दिख रहा है, करीब करीब 0.5% के आसपास की तेजी है। तो सोलर इंडस्ट्रीज के और डिटेल्स भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन अब तक जो आय के नंबर आए हैं वो काफ़ी अच्छे कंपनी के लिहाज से लग रहे हैं। और चलिए स्वाति जी से एक राय ले लेते हैं सोलर इंडस्ट्रीज पे। सोलर इंडस्ट्रीज को लेकर आपकी राय क्या है सर? मैम, आय के जो नंबर है वो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ से कुछ सुधार की और उम्मीद है? क्या स्टॉक अभी 8% की तेजी दिखा रहा है? यस, डेफिनेटली सुधार की उम्मीद है, क्योंकि जिस हिसाब से आज उसने कल प्रीवियस लोज नहीं ब्रेक किए हैं, वहां से अच्छे मोमेंटम रैली कंटिन्यू के स्ट्रेंथ अभी भी इंटैक्ट है। मुझे लगता है इसमें क्षमता है कि 14,000 के लेवल से वापस टेस्ट कर सकता है। तो लॉन्ग पोजीशन जिनके पास है होल्ड करो, नीचे में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फॉर 13,450। वो एक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजीशंस ओपन रख सकते हो। अगर वो ब्रेक डाउन करता है 13,450 तो हमें प्रेशर और बढ़ते हुए नजर आ सकता है। अभी ये पुल बैक रैली है, वो माइट भी शॉर्ट लिव्ड हो सकती है, बट ये पुल बैक रैली कंटिन्यू रहेगी मुझे लगता है एटलीस्ट 13,800 14,000 के रेंज। तो लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए। ओके, लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और ईबिटा मार्जिन जो नंबर है सोलर इंडस्ट्रीज वो 26.6% है, 26% के मुकाबले। वहीं Q2 ईबिटा है 550 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में दूसरी तिमाही में 446 करोड़ के आसपास था। तो नंबर अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पर। चलिए एक और स्टॉक है इमामी। कुछ ही देर पहले नतीजे आए हैं और वो नतीजे यहाँ पर कमज़ोर दिख रहे हैं। नतीजों के बारे में डिटेल्स आपको बता दूं कि दूसरी तिमाही में इमामी का जो मुनाफा है वो 30% गिरकर 148 करोड़ के आसपास आ चुका है। पिछले साल की दूसरी तिमाही में 212 करोड़ के आसपास हुआ करता था। तो नतीजे कमज़ोर हैं। चलिए राजेश अग्रवाल भी हैं हमारे साथ AUM कैपिटल से। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर इमामी से शुरुआत आपसे करेंगे। नतीजे कुछ ही देर पहले आए हैं। फंडामेंटली ये स्टॉक आपको कैसा दिख रहा है? गुड आफ्टरनून विश्व मोहन जी और भी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। जहाँ तक इमामी की बात है ये बात सही है कि नतीजे दबाव में आए, अभी थोड़ी देर पहले हम भी देख रहे थे। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह की ब्रांड पोर्टफोलियो है और जिस तरह के ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, नए ब्रांड्स जोड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में जो रूरल डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, मुझे लगता है कि इन नतीजों की वजह से कोई गिरावट आती है तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। अदरवाइज हमारी बाइंग कॉल है। ये जो नतीजे में दबाव देखा गया है ये कुछ रॉ मटेरियल कॉस्ट वगैरह को देख करके देखा गया है, लेकिन आगे जाते हुए यहाँ से अच्छी परफॉर्मेंस की पूरी उम्मीद है, खास करके सेकंड हाफ में। तो हमारी इसमें बाइंग कॉल है। ऑलराइट, तो चलिए इमामी पर आपके लिए राय 6 महीने से अगर हम देखें तो थोड़ी सी गिरावट ही आ गई है, बट अभी भी फिलहाल पसंद आ रहा है। पर आज मार्केट में आप देखिए कई सारे काउंटर्स मेटल पैक से भी चमकते हुए नजर आए हैं। सुबह से ही हम आपके लिए हाईलाइट कर रहे हैं एक एक करके कौन से वो तमाम काउंटर्स जहां पर मौके बनेंगे। और नाल्को हमने खास तौर से डिस्कस किया था। अब 8.5% की तेजी जो है ये काउंटर दिखा रहा है। अब % से भी ऊपर की तेजी हो गई है। 6:45 पे हमने जब सुबह शुरुआत की थी तो 6:45 के आसपास एक व्यू लिया था। इसी के साथ साथ हम देखें तो फार्मा स्पेस से टोरेंट फार्मा भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है कि देखिए ये घरेलू बिजनेस वाली कंपनी है। मेजॉरिटी पोर्शन जो है अपना वो इंडियन मार्केट से ही लेती है और नतीजे काफी शानदार आए थे। बजाय इसके कि अब तक जितने भी बाकी दिग्गज कंपनी आप ले लीजिए, चाहे वो सिप्ला, लुपिन या डॉक्टर रेड्डीज ना हो, बहुत ही सिंगल डिजिट में उन्होंने जो है एक छोटे सिंगल डिजिट में उन्होंने अपनी इंडिया की ग्रोथ जो है दर्ज की है और टोरेंट फार्मा ने जो है उनसे बेहतर ग्रोथ दर्ज की है और साथ ही अपने मार्जिन प्रोफाइल को भी बचा के रखा है। इसीलिए आप देखिए 6.5% का उछाल आपको फिलहाल टोरेंट फार्मा के शेयर में दिखेगा। स्वाति, यहाँ पर क्या राय है आपकी? ओके, शायद स्वाति के साथ कनेक्शन टूट चुका है हमारा। पर राजेश जी, फार्मा स्पेस में से कुछ खास जो कि आपको पसंद आ रहा हो और खास तौर से टोरेंट फार्मा पर कोई व्यू? देखिए, फार्मा जो होल के लिए बात की जाए तो कंपनी अच्छी है, अच्छे ब्रांड प्रोफाइल है, अच्छे ANDA फाइल किए हुए हैं। जो थोड़ी बहुत दिक्कत है वो ट्रम्प टैरिफ्स को लेकर के हैं, जो गाय बगाए कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक्सपोजर लिया जा सकता है। कारण एक ये भी है कि पिछले कुछ क्वार्टर्स से अगर आप देखेंगे तो उतना परफॉर्म नहीं किया है पूरे सेक्टर में। तो हाईली अंडर परफॉर्म सेक्टर है, अंडर ओन्ड है
यहाँ पे कुछ अच्छे पिक्स की अगर बात की जाए, खास करके जेनरिक्स में मुझे लगता है कि अच्छे अपसाइड हो सकते हैं, सीडीएमओ में अपसाइड हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ डी लैब के साथ जाना चाहिए या ग्लेनमार्क या एल्विस रिसर्च, ये कुछ एक कंपनियां हैं वो हमें इस वक्त अच्छी लग रही है, जिसमें हमने हमारे क्लाइंटों को भी रिकमेंड कर रखा है। ऑलराइट, तो चलिए डिवीज लैब जो है वो सबसे पसंदीदा स्टॉक है और डिवीज लैब के ही नतीजे आए थे और नतीजों के बाद आप देखेंगे स्टॉक में थोड़ा बहुत एक्शन, साथ ही साथ ग्लेनमार्क फार्मा भी जो है इनको पसंद आ रहा है। यहाँ पर 1.5% का उछाल आज के सत्र में आप देख सकते हैं। बट इसी के साथ साथ आप देखिए, हमने फार्मा की बात की, आईटी काउंटर्स की बात की और सुबह जो है मुझे याद है विश्व मोहन जी ने एक बार बीएचईएल पर भी राय ली थी। स्टॉक में तब 1 से 1.5% की तेजी थी, अभी फिलहाल 3% का उछाल दिखा रहा है। पर राजेश जी, हाल फिलहाल कोई बहुत ज्यादा पीएसयू काउंटर्स में जोश दिख नहीं रहा है, कोई इतना बात नहीं कर रहा है पीएसयू काउंटर्स की। क्या राय रखते हैं आप? कोई पसंदीदा पीएसयू स्टॉक जो कि आपको इन लेवल पे इस तरीके की ग्रोथ के साथ ही पसंद आ रहा हो? देखिए, अगर पूरे पीएसयू बास्केट की जाए ना, तो कई स्टॉक है जहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। खास करके हम पीएसयू बैंक स्पेस में बहुत बुलिश हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ अच्छी बढ़त होगी। बावजूद इसके कि अगर नीचे के लेवल से देखेंगे तो प्राइस अभी स्टॉक्स में अच्छी बढ़त हो गई है। कई चीजें हुई हैं, बैलेंस शीट क्लीन हो गई है, सरकार का नजरिया, कई बार खबरें ऐसे आती है कि छोटी बैंकों का कंसोलिडेशन होकर मर्जर हो जाएगा। कुछ न्यूज ऐसे भी आई थी कि फॉरेन कैप जो है, फॉरेन एफडीआई का जो कैप है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसे कई पॉजिटिव संभावनाएं आगे आने वाले दिन में दिखती है। और सबसे अच्छी बात है कि बैलेंस शीट क्लीन हो गई है। अब ये भी प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरह बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, टेक्नोलॉजी इन्होंने अपना लिया है। तो ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि पीएसयू बैंकिंग साइड में लार्ज कैप में एसबीआई पे ध्यान देना चाहिए। स्मॉल कैप में अगर आप देखें तो लास्ट 3-4 क्वार्टर्स से बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बहुत अच्छे नंबर्स दिए हैं, एसेट क्वालिटी में बहुत अच्छा सुधार आया है। 89.58% के आसपास गवर्नमेंट होल्डिंग है। मुझे लगता है यहाँ 70-72 रुपए की टारगेट के साथ खरीदारी करनी चाहिए। इसके अलावा अगर पीएसयू बास्केट में कहीं ध्यान देना हो तो मैं समझता हूँ कि डिफेंस एज ए हमें अच्छा लगता है, जिसमें हमारी पसंद जो है इस वक्त बीईएल, बीएमएल की है। बीईएल, बीएमएल दोनों आपको पसंद आ रहा है। सर, एक और सेक्टर है आईटी, हालांकि हमने चर्चा की थी, टेक्निकल व्यू लिया था, लेकिन जिस तरह की हमने देखा था इंडेक्स में करीब करीब 6 दिनों के बाद इस तरह की रैली आईटी कंपनियों में दिख रही है और एफआईआईज की बाइंग उसी तरह से 6 दिनों की बिकवाली के बाद हमने फ्राइडे के सत्र में एफआईआईज की भी खरीदारी देखी थी और निफ्टी आईटी देखिए आज करीब करीब 2% ऊपर। आईटी कंपनीज भी खूब चल रही है, जिसमें इन्फोसिस हो, विप्रो हो, टीसीएस हो, और कहा जा रहा है कि जो सेकेंड हाफ होगा इस फाइनेंशियल ईयर का वो आईटी कंपनी के लिए काफ़ी बेहतर होगा। और साथ ही यूएस शटडाउन को लेकर जो चिंताएं थी वो भी अब खत्म होने की उम्मीद है और जो सीनेटर्स हैं उनके जो वोट्स दिए गए हैं पक्ष में, अब कहा जा रहा है कि जल्द ही वो शटडाउन खत्म हो सकता है। सारी खबरों के बीच में और उम्मीद से बेहतर नतीजों को देखते हुए क्या लग रहा है, आईटी कंपनियां यहाँ आज की जो तेजी दिख रही है ये आगे भी चलेगी और आपको क्या पसंद आ रहा है इस सेक्टर से? गुलशमान जी, आपने सही कहा कि बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आईटी चला ही नहीं, रेदर बहुत पिटा हुआ सेक्टर है। पिछले 6-8 महीने में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा पिटाई कहीं हुई तो आईटी की हुई। बावजूद इसके कंपनियां, दिग्गज कंपनियों की भी पिटाई हुई, बावजूद इसके कि उनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग थी। डेट का तो कहीं नामो निशान रहता ही नहीं है। खैर, इन कंपनियों में ज्यादातर में बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कई बार बायबैक अनाउंस होते हैं, डिविडेंड अच्छे देते हैं। अभी जैसे इन्फोसिस का ही बायबैक चल रहा है। तो इन सब चीज को भी लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब आईटी का दौर ही खत्म हो गया, अब आईटी आने वाले दिनों में कुछ नहीं करेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, अब एवैल्यूएशंस बहुत एक्टिव हो गए और जैसा आपने कहा कि अब ऑप्टिमिज्म बन रहा है कि यूएस गवर्नमेंट का जो शटडाउन है वो खुल जाएगा। सेकेंड हाफ में उम्मीद बन रही है कि नंबर्स जो इस वक्त अच्छे आए हैं उससे भी बेहतर नजर आएंगे। खास करके एआई लेड प्रोजेक्ट्स जहां पर हैं, बेटर क्लाइंट एंगेजमेंट है और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में हमें लगता है कि करके बीएफएसआई वगैरह स्पेस में थोड़ी बढ़त आएगी। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, क्लाउड में, डेटा में, एआई में अच्छा निवेश किया है और इस सब का फायदा इन्हें आने वाले 6 से 9 महीने में, 12 महीने में मिलने वाला है। पसंद की बात की जाए तो लार्ज कैप स्पेस में हमारी पहली पसंद इन्फोसिस और टीसीएस, ये दो ही रहेंगे। लेकिन अगर अपने मिड कैप की बात करें, परसिस्टेंट सिस्टम, इंटेलेक्ट डिजाइन, कुछ स्टॉक्स है जहां पर के लोग एक्सपोजर ले सकते हैं।
बट मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा नजरिया 9 से 12 महीने का रखें। शॉर्ट टर्म में मूवमेंट अभी जो चल रही है हो सकता है कि कंटिन्यू ना हो, कुछ कंसोलिडेशन चले, बट मध्यम से लंबी अवधि में हम इसमें पॉजिटिव है। तो मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया रखे तभी खरीदे, कम से कम 12 महीने का वक्त दे, ऐसा राजेश जी का कहना है। और दिग्गज आईटी में इन्फोसिस, टीसीएस और मिड कैप में यहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम्स और इंटेलेक्ट डिजाइन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पर नज़र रखने की सलाह दे रहे हैं और लंबी अवधि का नजरिया रखने की सलाह दे रहे हैं। चलिए अब वक्त हो चुका है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन जानने का। चलिए लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। लक्ष्मीकांत, आपने क्या आइडेंटिफाई किया है ऑप्शंस में आज? जी गुड आफ्टरनून। आज ऑप्शन में हमने आईसीआईसीआई बैंक को आइडेंटिफाइड किया है। यहाँ पर फ्राइडे के सेशंस में हमें बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया था। एक लंबी गिरावट के बाद यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज स्टॉक ने अपने 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी रिक्लेम किया है और आरएसआई में भी हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर दिख रहा है। तो एक पुल बैक मूव हमें देखने को मिल सकता है आईसीआईसीआई बैंक में आने वाले सत्र में। तो 1350 का कॉल ऑप्शन हमें अराउंड 19 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा, तो इसे बाय करके चलना है। इसमें जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो 40 रुपीज़ के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस हमें 10 रुपीज़ का रखना है। लॉट साइज को देखते हुए जो मैक्सिमम रिस्क बन रहा है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 6300 रुपीज़ का, और अगर हमारे टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो आ रहा है 11,900 रुपीज़ का। आईसीआईसीआई बैंक आपको लग रहा है कि 1350 के स्ट्राइक की कॉल खरीद सकते हैं 19 के लेवल पे, और उसके प्रीमियम का जो टारगेट है 40 का, स्टॉप लॉस उसके प्रीमियम के लिए 10 का लगा सकते हैं। शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी, आपने दिया। चलिए लेकिन डिस्क्लेमर ये है कि सेबी की तरफ से कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख रुपए का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद उन्हें ट्रांजैक्शन के तौर पे 28% खर्च करने पड़ते हैं। मुनाफा होने पर भी आपको 15 से 50% आपके ट्रांजैक्शन के तौर पर ही खर्च हो जाता है। चलिए बीच एक नतीजे आए हैं स्क्रीन पर, आपको दिखा देते हैं। वो है ग्रीन प्लाई का, जहां पे मुनाफे से घाटे में कंपनी आई है और 18.5 करोड़ मुनाफे के मुकाबले कंपनी का जो घाटा है वो 6 करोड़ का यहाँ पे हुआ है। तो चलिए इस और डिटेल्स आपको आगे लेकर आएंगे। इस बीच श्रीकांत जी भी हमारे साथ आ गए, उनसे पर बाजार का नजरिया ले लेते हैं। बाजार पर से पहले बैंक निफ्टी पर, श्रीकांत, बैंक निफ्टी पर आपकी राय क्या है? 58,000 के आसपास शुरुआती कारोबार बैंक निफ्टी अटकता हुआ दिख रहा है, क्या हो रहा है सर? क्या इंसाइट्स क्या है सर बैंक निफ्टी को लेकर? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो बैंक निफ्टी के बारे में जैसे आपने पूछा, और बैंक निफ्टी के अगर टेक्निकल पैटर्न को देखें तो एक साइडवेज करेक्शन इसमें बना हुआ है, और अगर इसमें तेजी बनती है तो वापस से ये एक बार 58,500 या 59,000 तक जा सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि इसमें अच्छी तेजी हो चुकी है। 57,150 के आसपास था, अभी मुझे लगता है कि 58,150 के रेंज में थोड़ा और वक्त निकाल सकता है। लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, नॉट एट करंट लेवल्स। अगर करेक्शन आता है 57,700 के करीब, अगर बैंक निफ्टी आता है तो उन लेवल्स के करीब बैंक निफ्टी में लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। करंट लेवल से मैं यही कहूंगा अगर कोई लॉन्ग पोजीशंस हो तो उसमें मुनाफा वसूल किया जा सकता है। ओके, तो ये भी है निफ्टी बैंक को लेकर। इस बीच इटर्नल लेकर खबर आ रही है कि 16 लाख शेयरों के कई ब्लॉक डील हुए हैं और स्टॉक में देखिए 1% की गिरावट है। हालांकि ये गिरावट शुरुआती कारोबार से दिख रही है, लेकिन 16 लाख शेयरों के कई ब्लॉक डील यहाँ पर होते हुए दिखे। इटर्नल पर भी एक व्यू दीजिए श्रीकांत जी, इटर्नल को लेकर आपकी राय क्या है? तो देखिए, वैसे इटर्नल हमें काफी बुलिश लगता है और हमें लगता है कि ये करंट लेवल्स जो है 302, 303 के इस तीन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी बढ़िया सपोर्ट है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत इधर और निकाल सकता है, क्योंकि इन लेवल्स पे ही अगर आप देखें तो थोड़े और ब्लॉक डील्स हुए हैं और पॉसिबिलिटी है कि जब बड़े सपोर्ट्स लेवल के करीब स्टॉक आते हैं तो उन लेवल्स के करीब थोड़ा वक्त निकालते हैं। तो पॉसिबल है कि 302, 303, 305 के रेंज में थोड़ा वक्त और निकाल सकता है इटर्नल। लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस रिबाउंड होकर 330 से लेकर 350 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है, सक्षम दिखाने में। तो करंट लेवल से अगर
मध्यम अवधि का नजरिया हो तो बिल्कुल खरीदें। विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू मैं कहूंगा यहाँ पे कोई रिवर्सल फॉर्मेशन अगर बने तो जाके लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। तो चलिए इटर्नल पर ये व्यू 300 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, पर एक रिवर्सल के संकेत आए तभी जो है आपको इसमें एंट्री लेनी है। पर श्रीकांत जी, इसी के साथ अपने स्टॉक कॉल्स भी बताइए, कहां पर है आपकी नजर? बिल्कुल, तो देखिए सृष्टि जी, हमें लगता है कि यहाँ पे जो तेजी बनी है वो कुछ आईटी स्टॉक्स में बनी है, कुछ फार्मा के स्टॉक्स आज बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहे हैं। स्पेसिफिकली हमें औरोबिंदो फार्मा अच्छा लग रहा है, 1150 1155 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल से अगर इसमें तेजी बनती है तो ये स्टॉक 1200 से लेकर 1230 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से औरोबिंदो फार्मा को खरीदा जा सकता है। इसके अलावा जो हमें स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है इन्फोसिस, और करंट लेवल से इन्फोसिस 1519 1520 करीब खरीदा जा सकता है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसने एक बड़ा वक्त एक कंसोलिडेशन में निकाला है और मल्टीपल टाइम्स 1520 1530 के करीब रेजिस्टेंस भी लिया है। लेकिन इस बार की जैसी तेजी बनी है और आज जैसे ब्रॉड बेस्ड तेजी हमें देखने मिल रही है इस पूरे सेक्टर में, तो हमें लगता है कि इस बार ये स्टॉक अपने इन लेवल्स को, करंट लेवल्स को क्रॉस करते हुए एक बार 1575 से लेकर शायद 1600 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इन्फोसिस में भी लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। 1484 का स्टॉप लॉस हमें रखना जरूरी है। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर 2 कॉल्स आती हुई श्रीकांत जी की तरफ से। इन्फोसिस यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आज तमाम आईटी काउंटर्स में हमने बहुत अच्छा मूव देखा है और इन्फोसिस है फिलहाल श्रीकांत जी की पसंदीदा पिक। और चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, हम जल्द लौटेंगे और लौटने के बाद ढेर सारी ट्रेडिंग कॉल्स हमारे एक्सपर्ट से और भी लेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में, जहां हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे बाजार में क्या किया जाए। क्योंकि आप देखिए सुबह से ही निफ्टी और निफ्टी बैंक अपने आप को हरे निशान में होल्ड करने में कायम तो जरूर है, बट काफी रेंज बाउंड एक्शन आप देख सकते हैं। पर इस बीच कई सारे काउंटर्स हैं जिनमें एक अच्छा मूव हम देख रहे हैं, नतीजों का पूरा एक्शन है। और इसी कड़ी में वी मार्ट पर एक बार फोकस करते हैं, क्योंकि कुछ ही समय पहले कंपनी के नंबर्स आए और बिल्कुल भी खास नहीं लग रहे हैं वी मार्ट के नंबर्स। एक रिएक्शन के तौर पे आप देखिए कुछ समय पहले 9% की गिरावट भी वी मार्ट का शेयर जो है आपको दिखा रहा था। अब हल्का सा रिकवर हुआ है, लगभग 6% की यहाँ पर गिरावट है। एक बार श्रीकांत जी आपका क्विक टेक दीजिए, उसके बाद मैं एक बार राजेश जी पे भी समझना चाहूंगी कि ये जो पूरे रिटेल चेन्स उनमें वैल्यूएशन वाइज क्या कोई ऐसा काउंटर बचा है जो कि बेट जहां पर आप बेट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड पिटा हुआ है, वी मार्ट में आज बिकवाली है। पर श्रीकांत जी लेवल्स क्या बता रहे हैं? तो देखिए टेक्निकली वैसे देखा जाए तो ये स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ा है। 820 815 के करीब एक बढ़िया सपोर्ट था। इन लेवल्स के करीब आज ये स्टॉक ओपन हुआ था और इन्हीं लेवल्स को भी आज तोड़ दिया है। तो हमें लगता है कि इसमें थोड़ी और गिरावट बढ़ेगी और ये स्टॉक 700 रुपए आ सकता है। तो 705 710 के करीब इसमें कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाए, करंट लेवल से बिल्कुल से अवॉइड करें। करंट लेवल्स पे जो है इसको अवॉइड करना है। आप देखिए कंपनी का घाटा जो है वो बढ़ के 56 करोड़ हो चुका है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 9 करोड़ था। हालांकि आय में जो है माफ घाटा 56 करोड़ से घटकर 9 करोड़ है, पर अभी भी घाटा दर्ज कर रही है। जो आय है वो 661 करोड़ से बढ़ के 807 करोड़ हो गई है। वही मार्जिन की बात करें तो वहां पर भी सुधार हुआ है, पर बॉटम लाइन में सुधार नहीं हुआ है। अभी भी जो है कंपनी अच्छे रेवेन्यू, अच्छी मार्जिन प्रोफाइल के बावजूद भी घाटा ही दर्ज कर रही है। पर राजेश जी, पूरे रिटेल स्पेस में से क्या आपको कोई वैल्यू बाय अपॉर्चुनिटी फिलहाल दिख रही है? क्योंकि हाल फिलहाल देखिए बिक्री तो बहुत अच्छी हुई है, त्योहारी सीजन भी था, जीएसटी का भी फायदा कई सारे सेगमेंट को इनके मिला, बट आप क्या ओपिनियन है? देखिए लॉन्ग टर्म की कहा जाए तो मुझे लगता है कुछ एक अच्छे पिक्स हैं पूरे सेक्टर में। तो आपने सही कहा, त्योहारी सीजन की अच्छी बिक्री हुई, जीएसटी का फायदा मिला, क्योंकि जीएसटी के बाद में हमने बिक्री भी देखी और अब आगे होने दिनों में सेल्स कह लीजिए या शादियों का सीजन भी अब चालू होने वाला है। तो ये सब लाइमलाइट में रहेंगी। दिक्कत यहाँ पे कि इतना अच्छा रनअप इन सारे स्टॉक्स ने पिछले कुछ दिनों में कि वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच हो गए थे। तो अब ये जो कूल डाउन हो
है वो मेरे ख्याल से और थोड़ा सा चलेगा। मेरे ख्याल से जो मौजूदा वो हैं उसमें से 5-7-8% या 10% मैक्सिमम के कट यहाँ देखा जा सकता है। तो गिरावट में खरीदने की सलाह रहेगी, खास करके अगर लार्ज कैप की बात की जाए या बड़े चेन की बात की जाए तो मैं ट्रेंड के साथ जाना चाहूंगा, जहाँ न केवल अच्छी बढ़त की गई, दूसरे अगर ज़ूडियो में भी अगर आप देखें तो अच्छा कामकाज चल रहा है। कुछ लैब ग्रोन डायमंड वगैरह भी लॉन्च किए हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो अगर ये स्टॉक किसी कारण 3800-3900 तक आता है तो वहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। दूसरे अगर वैल्यू रिटेल की बात की जाए तो वीएमएम जो विशाल मेगा मार्ट है, वहाँ हमें लगता है कि ध्यान देना चाहिए। कंपनी बहुत स्ट्रांग है, एक्सपेंशन वगैरह बहुत अच्छा चल रहा है, स्टोर काउंट्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो वहां पे मैं समझता हूँ कि खरीदारी की जा सकती है। तो मौजूदा स्तर से हो 12-15% की बढ़त हम आने वाले 9 से 12 महीने में देख रहे हैं। तो दोनों स्टॉक्स में गिरावट में खरीदारी की सलाह रहेगी। इस बार थोड़ा सा इंतजार करें। ओके, चलिए, तो ये सलाह है विशाल मेगा मार्ट को लेकर, ट्रेंड को लेकर। लेकिन चलिए, एक और खबर अभी आई है, कुछ ही देर पहले ये खबर आई थी 10 मिनट पहले, कि गोदावरी बायो रिफाइनरीज को लेकर कि कंपनी ने आईसीटी मुंबई के साथ पार्टनरशिप में सीओटी से डीएमई तकनीक के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका टारगेट रोजाना 450 मीट्रिक टन सीओटी को सस्टेनेबल फ्यूल में कन्वर्ट करने का होगा, और जो एलपीजी और डीजल का एक बेहतर विकल्प बन सकता है। तो ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि कंपनी के लिहाज से देखें तो ये जो टेक्नोलॉजी है कि आने वाले समय में इसका इस्तेमाल काफ़ी बढ़ सकता है। मैं बात करूँ गोदावरी बायो रिफाइनरीज की, एक बार स्टॉक दिखा दीजिएगा। और ये CO2 को डाई मेथाइल ईथर में बदलेगा, डीएमई क्लीन फ्यूल है, और जो इसका एलपीजी और डीजल को ये रिप्लेस कर सकता है। तो ये एक अच्छी खबर है इस कंपनी के लिहाज से। हमारे साथ नीलेश जैन भी हैं सेंट्रम ब्रोकिंग से। नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, गोदावरी बायो रिफाइनरीज पर आपकी राय क्या बन रही है सर? शायद नीलेश जी के ऑडियो में कुछ दिक्कत है, वापस। बिल्कुल, जी, कंटिन्यू करें सर, आवाज आ रही है। बिल्कुल, देखिए, इस काउंटर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर 270 के आसपास फिलहाल पहुंच चुका है, और पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे मोमेंटम हमें जरूर देखने को मिला है, बट कोई मेजर अपमूव शायद हमें यहाँ पर देखने को ना मिले। ऊपरी स्तर पर 276 का एक ब्रेकआउट जोन है, अगर उसके ऊपर ये निकलता है उसके बाद यहाँ पर और भी मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। बट फिलहाल के लिए करंट लेवल पर जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो 264 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। फ्रेश खरीदारी यहाँ पर अवॉइड करें। अगर 276 के ऊपर अगर ये निकलता है तब यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करके चल सकते हैं। उसके बाद 285-290 तक की अपसाइड ओपन होती नजर आएगी। तेजी और भी एक्सटेंड हो सकती है, ऐसा नीलेश जी को लगता है। तो एक अहम खबर है। चलिए, आप अपनी पिक भी बता दीजिए सर। क्लोजिंग कॉल्स में आपके टारगेट्स क्या है नीलेश जी? बिल्कुल, यहाँ पर खरीदारी पर ही फोकस है, जिस हिसाब से कुछ चुनिंदा एनबीएफसी स्पेस, हाउसिंग फाइनेंस स्पेस, यहाँ पर फोकस पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी है मुथूट फाइनेंस, ये पर्टिकुलर काउंटर हमें पसंद आ रहा है। स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और आज के सेशन में 4% का ओआई इजाफा हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऊपरी स्तर पर 3360, 3380, 3360 और 3380 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। 3270 के स्टॉप लॉस से मुथूट फाइनेंस इसको खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है BHEL बेल को भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट आज हमें देखने को मिल रहा है। 278, 280 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। 265 का स्टॉप लॉस करना होगा। BHEL को लॉन्ग करने की सलाह होगी। तो ये दो टॉपिक आपकी तरफ से भी आ गई है, और इसी बीच जुनिपर होटल्स के भी नतीजे आ गए। घाटे से मुनाफे में कंपनी आ गई है, अच्छी खबर है। उसके बाद देखिए स्टॉक में अच्छा रिएक्शन है, करीब 5.5% की मजबूती जुनिपर होटल्स में दिख रही है, और सडन स्पाइक देख सकते हैं। साफ तौर से नतीजे आने के बाद ये तेजी दिख रही है। ये तेजी और बढ़ी है। 29 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी का जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो अब 17 करोड़ हो गया है, और अच्छी खबर से, और यहाँ पर रिएक्शन भी साफ तौर से दिख रहा है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लगातार जो भी नतीजे आएंगे वो तो बताएंगे ही, और आगे आपके लिए BTST STVT कॉल्स होगा, और साथ ही मार्केट एट 3 बजे के लिए कौन से बड़े एक्शन वाले और खबरों वाले शेयर भी लेकर आएंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। तो देखिए मार्केट में एक्शन भरपूर है और नतीजों का भी एक्शन भरपूर है। अब फोकस करते हैं बजाज फाइनेंस पे, क्योंकि यहाँ पर आने वाले हैं नतीजे। और आप देखिए स्टॉक की शुरुआत जो है वो थोड़ी सी सुस्त हुई थी, पर अब करते करते डे हाई के पास आ चुका है। 2% की तेजी फिलहाल दिग्गज बजाज फाइनेंस में आप देख सकते हैं। आमतौर पे जब भी कमेंट्री आती है, एक बड़े मूव्स जो हैं हम आते हुए देखते हैं, बट ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट है कि मार्केट्स क्या उम्मीदें लगा रहा है बजाज फाइनेंस से इस बार। तो आइए चलते हैं हमारे सहयोगी हर्ष के पास, जो कि ये पूरे एस्टिमेट्स लेकर तैयार हैं कि क्या कर रही है मार्केट्स इस बार बजाज फाइनेंस से उम्मीदें। हर्ष बताइए। जी हाँ, तो बजाज फाइनेंस की बात करें तो लोन ग्रोथ काफ़ी सॉलिड रहा। ये क्वार्टर 4.7% QOQ रहा, स्लाइटली म्यूटेड, पर अब आएगा फेस्टिव सीजन का वक्त। सो एक सेंस आएगा कि फुल ईयर कैसे बजाज फाइनेंस देखता है अपने लोन ग्रोथ को। तो ये पहली चीज़ होगी जो मॉनिटरेबल होगी। जब मार्जिन्स की बात करें, थोड़ा इंचअप होगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपेक्टेड है। कितना इंचअप होगा उस पे से हम जो कमेंट्री आएगा उस पे से डिटर्मिन कर पाएंगे कि किस दिशा में जाएगा। तीसरी चीज़ ये होगी कि जो क्रेडिट कॉस्ट का नंबर है वो थोड़ा कम होगा लास्ट क्वार्टर के अगेंस्ट, क्योंकि वही ट्रैजेक्टरी रहा है और अगर वो कम हुआ तो उसे प्रोग्रेस माना जाएगा। तीसरी चीज़ ये भी होगी कि क्रेडिट कॉस्ट का फुल ईयर नंबर कैसा होगा। 1.85% का गाइडेंस है, क्या वो गाइडेंस वो मीट कर सकता है कि नहीं, वो भी एक स्ट्रीट की नज़र उस मेट्रिक पे भी रहेगी। और उसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट मिलेगा। मार्जिन्स और क्रेडिट कॉस्ट के वजह से प्रॉफिट लाइकली अराउंड 4% QOQ से होगा। जस्ट 5,000 करोड़ से जस्ट नीचे के आसपास वो नंबर पे एक्सपेक्टेड है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर एक्सपेक्टेड है बजाज फाइनेंस से। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष ये पूरी जानकारी के लिए। तो बजाज फाइनेंस के नतीजों पर रहेगी नजर और साथ ही साथ नए लोन बुक की जो ग्रोथ है थोड़ी सी घटती हुई नजर आएगी। अब देखते हैं किस तरीके से नंबर्स कंपनी डिलीवर करती है। पर एक बार नीलेश इस पे चार्ट चेक और लेवल्स भी बताइए, क्योंकि फिलहाल जो एक अच्छे मूव्स दिखा रहा है बजाज फाइनेंस। क्या लगता है कहां तक जा सकता है ये काउंटर? ने पिछले 2-3 दिनों में यहाँ पर देखा है स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। वीकली टाइम फ्रेम देखे तो हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन हुआ नजर आ रहा है। इसके चलते मेरे ख्याल से यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड हमें आता हुआ नजर आ रहा है। 1120 1150 तक की अपसाइड देखने को मिलती है। रिजल्ट के पहले जिस हिसाब से काउंटर मूव कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े से पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स आने की उम्मीद है। और सपोर्ट है, बेस मैं कहूंगा वो शिफ्ट हो चुका है 1050 पर। तो वहां पर स्टॉप लॉस रखे जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है उन्हें बने रहने की सलाह होगी। फ्रेश खरीदारी के लिहाज से बेहतर होगा कि अवॉइड करें, क्योंकि आज ऑलरेडी स्पर्ट दिखा चुका है। तो बाय एंड डिक्लाइन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ओवरऑल पॉजिटिव है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन अभी करंट लेवल पे ना खरीद, वेट कर ले। और अगर आपके पास है तो 1050 का जो बेस सपोर्ट है उसके आसपास का एसएल भी आप लगा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगी आनंद शुक्ला के पास, वो मार्केट एट 3 लेकर मौजूद है। बताइए आनंद। जी हाँ विश्वा, अगर 3 बजे तक के बाजार की तरफ देखें, आज बाजार में तेज़ी देखने को मिल रही है। और जो सेक्टर सबसे बढ़िया कारोबार करता नज़र आ रहा है वो है आईटी का। आईटी शेयरों में तेज़ी दिखाई दे रही है। इन्फोसिस देखिए, एम्फेसिस देखिए, एचसीएल टेक प्रो, इन सभी शेयरों में करीब 2 से 4% की तेज़ी आज देखने को मिल रही है। इसके अलावा वॉल्यूम वाले शेयरों की बात करें कि वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा दिख रहा है, तो ट्रेंट का शेयर देखिए, मिले जुले नतीजे आए थे, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेज ने लक्ष्य घटाया है, जिसके चलते करीब 7% गिरावट शेयर में देखने को मिल रही है और औसत से करीब 13 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। वहीं इपिग्रेल की बात करें तो नतीजे आए हैं, कंपनी के कमज़ोर नतीजे आए हैं और 3 से 7% की गिरावट यहाँ भी देखने को मिल रही है और औसत से 8 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। टोरेंट फार्मा की बात करें तो 6% की तेज़ी दिखा रहा है शेयर और औसत से करीब 7 गुना ज़्यादा वॉल्यूम टोरेंट फार्मा के शेयर में भी दिखाई दे रहा है। कई सारी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, उनकी बात करें सुप्रजीत इंजीनियरिंग की तरफ देखिए, मुनाफा जो है करीब 7% बढ़ा है। वहीं आय की बात करें तो आय में भी करीब 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ एबिडा और एबिडा मार्जिन में भी बढ़त के चलते आज शेयर करीब 2% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। इसके अलावा सफारी इंडस्ट्रीज की बात करें,
कंपनी के जो नतीजे हैं वो मुनाफे में अच्छी खासी करीब 56% की बढ़ोतरी देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ आय भी 17% बढ़ी है। एबिटा की बात करें तो 48 करोड़ से बढ़कर 72 करोड़ पर पहुंच गया है, जिसके चलते शेयर में आज 5 से 6% की अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो न्यूलैंड लैब पर नुआमा की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है और खरीदारी की राय बरकरार रखी है। जो लक्ष्य है वो दिया है 17,700 से बढ़कर अब 22,130 का कर दिया है। हमने देखा था कि कंपनी के जो नतीजे थे वो काफ़ी बेहतर आए थे अनुमान से, और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था वो भी काफ़ी अच्छा रहा था, जिसके चलते शेयर करीब 2% पर कारोबार करता नजर आ रहा है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। ओके, शुक्रिया आनंद, ये पूरी डिटेल्स लेकर, पूरी लिस्ट लेकर आने के लिए। लेकिन और स्टॉक जो आपने मिस किया आनंद वो है HBL इंजीनियरिंग का। यहाँ पर भी यूजुअल वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। शनिवार को नतीजे आए थे, नतीजे काफ़ी अच्छे थे और जो कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा था वो 387 करोड़ का था दूसरी तिमाही में, और जो 345% की ग्रोथ दिखी थी मुनाफे में, और उसका दिख रहा है 52 वीक हाई पे स्टॉक है, करीब करीब 13% की तेजी HBL इंजीनियरिंग में। श्रीकांत जी, HBL इंजीनियरिंग को लेकर आपकी राय क्या है? तो देखिए, HBL इंजीनियरिंग में भी अच्छे गैप अप ओपनिंग देखी, लेकिन ओवरऑल अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल पैटर्न को देखे तो ये काफी कंस्ट्रक्टिव पैटर्न बना हुआ है और लगता है कि इसमें यहां से भी और तेजी बन सकती है। करेक्शन में लेना चाहिए क्योंकि स्टॉक काफी चला हुआ है, लेकिन करेक्शन यानी माइनर करेक्शन 50-60 रुपए का करेक्शन अगर आता है तो आपकी एंट्री प्राइस अच्छी हो सकती है। बट अगर लंबी अवधि का नजरिया हो, यहाँ से कम 3 से महीने का अगर नजरिया हो, तो मैं कहूंगा कि करंट लेवल से भी इसे खरीदे और हायर लेवल्स में हमें लगता है कि स्टॉक स्लोली ग्रेजुअली एक बार 1400 रुपए तक के टारगेट्स दिखा सकता है। तो ये सलाह है HBL इंजीनियरिंग को लेकर। कुछ और स्टॉक जहां पे आज अच्छी मजबूती है, एक ब्लिस GVS फार्मा, यहाँ पर 15% की तेजी दिख रही है। निफ्टी 500 के स्टॉक में सबसे मेजर गेनर है यहाँ पे, 15% की तेजी ब्लिस GVS फार्मा। नीलेश जी, ब्लिस GVS फार्मा को लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, आज नो डाउट 15% का उछाल जरूर है, पर अगर फ्राइडे के सेशन में देखें तो इसी प्रकार की एक बड़ी गिरावट यहाँ पर हमने देखी थी। तो आज मियरली जो गैप फिलिंग प्रोसेस जिसे हम कहते हैं वो हमें देखने को मिल रहा है। तो इनफैक्ट प्रीवियस ट्रेडिंग के मुकाबले ये अभी भी लोवेस्ट लेवल पर ट्रेड हो रहा है, तो ज्यादा कोई बड़ी अपसाइड यहाँ पर एक्सपेक्ट ना करें, सिर्फ और सिर्फ पुल बैक ट्रेड है और हो सकता है ऊपरी स्तर पर 155-160 तक का ये पुल बैक एक्सटेंड होता हुआ नजर आए, बट रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पर फेवरेबल नहीं है, इसीलिए बेहतर होगा कि स्टॉक को करंट लेवल पर अवॉइड करें। कोई फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो 135 के स्टॉप लॉस से एक बार के लिए बने रह सकते हैं। तो चलिए ये काउंटर पर नज़र रखेंगे। जी हाँ, आई गेस नतीजे आए थे यहाँ पर और एक रिएक्शन जो है आपको दिख रहा है, लगभग 15% की शानदार तेज़ी आप इस काउंटर में देख रहे हैं। बट कल परसों जो है आई थिंक वो SIP के भी डेटा आने वाले हैं और उसके ठीक पहले कुछ एक AMC काउंटर जो है वो थोड़ा सा मूव ज़रूर दिखा रहे हैं। रिकॉर्ड पे आ रहा है HDFC AMC, यहाँ पर हमने हाल फिलहाल जो है काफ़ी एक्शन देखा है। पूरे काउंटर्स में जो है जिस तरीके के ब्रोकरेज कट्स किए गए थे उसका एक इम्पैक्ट था, बट धीरे धीरे करके ये स्टॉक जो है ऊपर जा रहा है। एक बार राजेश जी, AMC काउंटर्स पर आपका क्या नज़रिया है? क्योंकि देखिए इनके बिजनेस को तो इम्पैक्ट होगा ही, बट दूसरा मैटर ये है कि SIP के आंकड़े जो हैं हर महीने ऊपर ही जा रहे हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग SIP के नंबर्स जो हैं हमने देखे हैं, कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियरी उसके ज़रूर साबित होते हैं। AMC स्पेस पे आपका व्यू? देखिए, अगर करंट आंकड़े देखें तो करीब करीब मेरे हिसाब से 50 लाख करोड़ के आसपास का इक्विटी पोर्टफोलियो हो गया है पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, और SIP के फिगर हर महीने बढ़ते हुए आ रहे हैं। फरवरी के लो जो आंकड़े आए थे उससे अभी जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसमें करीब करीब 20% की बढ़त इक्विटी पोर्टफोलियो में दिख गई है, जो कि अपने आप में शानदार कही जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद अगर देखें तो म्यूचुअल फंड में एज ए निवेश ग्लोबली अगर अपने कंपेयर करें तो अभी भी हमारा परसेंटेज बहुत नीचे है, तो अपसाइड बहुत
का स्कोप बहुत हाई है। तो मुझे लगता है कि ये जो एसआईपी के आंकड़े हैं, खास करके इक्विटी साइड से, वो बहुत बेनिफिशियल है इस पूरे इंडस्ट्री को लेकर के। थोड़ी बहुत दिक्कतें अभी जो मीडिया खबरें आई उसको लेकर के हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर लंबी अवधि का कोई नजरिया हो तो इसमें यूटीएमसी, नैम इंडिया, ये कुछ एक कंपनीज हैं जहां ध्यान दिया जा सकता है। एचडीएफसी एमसी वगैरह में कोई गिरावट आए तो खरीदारी करनी चाहिए। यूटीआई और नैम जो है वो थोड़े से ज़्यादा प्रेफर्ड पिक है। एचडीएफसी एमसी में कोई गिरावट है तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। बस श्रीकांत जी, एक बार आपसे भी व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि मैं देख रही थी कि 5200 से 300 के बीच में स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। क्या यहाँ से और थोड़ी रिकवरी की उम्मीद करें, या फिर जो स्ट्रक्चर है वो हाल फिलहाल की गिरावट के बाद बिगड़ चुका है? नहीं, इनफैक्ट इसमें अच्छी खासी रिकवरी बनी है। इसमें एक ब्रेकडाउन हुआ था जब इसमें न्यूज़ फ्लो आया था कि कंसल्टेंट पेपर्स आए थे और कुछ नॉर्म्स चेंज वाले थे, जिसकी वजह से स्टॉक में अच्छी गिरावट हमने देखी, लेकिन वो सस्टेन हो गई थी और उसके बाद हमने ग्रेजुअल अपवर्ड एक्टिविटी देखी। अभी इनफैक्ट स्टॉक ने 5450 के लेवल्स को क्रॉस किया है, वो एक बड़ी बात है। मैं कहूँगा कि वापस से ये स्टॉक बुलिश हो रहा है और यहाँ से कम 5700 के लेवल्स और बेस्ट केस में 1000 तक के लेवल्स ये स्टॉक दिख सकता है। तो करंट लेवल से अगर कोई नई खरीदारी करनी हो या लंबी अवधि का नजर हो तो बिल्कुल एचडीएफसी एमसी करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। ऑलराइट, तो चलिए मौजूदा स्तरों से आप एचडीएफसी एमसी जो है वो ले सकते हैं। बट एक और काउंटर जो कि आज चर्चा में है वो है एनसीसी, क्योंकि कंपनी ने FY26 की जो गाइडेंस थी, चाहे वो आय को ले लीजिए या फिर EBITDA को ले लीजिए, अब उसको वापस ले लिया है। उनका कहना है कि हाल फिलहाल जिस तरीके के मॉनसून्स थे उनसे उनके प्रोजेक्ट्स जो काफ़ी डिले हो गए हैं और उसका एक रिएक्शन एनसीसी यहाँ पर 4% की गिरावट। बट आप अगर इसका पिछले 4 दिन का मूव देखेंगे तो इतनी भारी गिरावट पिछले 4 दिन से ये काम दिखा रहा है। नीलेश, एनसीसी क्या लगता है, और गिरावट हावी हो सकती है क्या? सृष्टि, देखिए स्ट्रक्चर काफी वीक नजर आ रहा है। स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हम कह सकते हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई भी अगर पुल बैक मिलता है वहां पर बिकवाली ही हावी होती नजर आएगी और निचले स्तरों पर 180 तक के लेवल टेस्ट हो सकते हैं। तो जब तक 200 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक यहाँ पर कोई भी लॉन्ग ट्रेड लेने से बचे और सनराइज का स्ट्रक्चर यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है। तो ये राय है एनसीसी को लेकर। लेकिन एक और सेक्टर है फार्मा, हालांकि हमने इस पर चर्चा पहले भी की है, लेकिन राजेश जी आपकी राय चाहेंगे। हमने कुछ स्टॉक्स की तो बात कर ली है, टोरेंट फार्मा की, लेकिन ये भी केमिकल भी देखिए, इसमें भी काफ़ी अच्छा एक्शन दिख रहा है, करीब 6.5% की है। और अविंदो फार्मा, पॉट इंडिया, वॉकहार्ट, ये सब भी ऐसे स्टॉक्स है जहां पर आज के सत्र में अच्छी तेजी है और आईटी के बाद सबसे ज़्यादा सेक्टर यही आज बज कर रहा है। फार्मा को लेकर ओवरऑल आपका फंडामेंटल व्यू क्या है राजेश जी? देखिए, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि हम इस पूरे स्पेस में बुलिश हैं। एक तो कंपनी जो है अच्छा कारोबार कर रही हैं, अच्छे एंडा फाइल किए हुए हैं और तो सॉरी, स्टॉक्स चले ही नहीं हैं। कुछ दिक्कतें वो टैरिफ को लेकर के थी, जिस वजह से ये ओवरहैंग बना हुआ है और वो अभी हो सकता है कि थोड़े दिन और बना रहे। लेकिन कंपनीज को अगर आप देखें तो अपनी जगह में बहुत शानदार कारोबार कर रही है, फिर वो चाहे वॉकहार्ट हो, जाए नए निमोस्लाइड वगैरह लॉन्च किए गए, नए ड्रग्स लॉन्च किए गए, या ट्रेंड की बात कर ली जहाँ रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। तो हम इस पूरे स्पेस में बुलिश हैं। खास बुलिशनेस हमारी सीडीएमओ स्पेस में है, जहाँ हम समझते हैं कि जो लार्ज प्लेयर्स जैसे डीवीज वगैरह हैं वो अच्छा कर सकते हैं। फिर मिड कैप में जो कंपनियां हैं जैसे लुपिन, इप्का, यहाँ पे नजर रखनी चाहिए। तो इसमें हमारे क्लाइंटों को भी रिकमेंड कर रहा है। तो खास करके कंपनियां जो जिनका इंडिया स्पेसिफिक बिजनेस अच्छा खासा है या यूरोप में बिजनेस अच्छा खासा है, वहाँ पे हम बाइंग की सलाह दे रहे हैं। यूरोप में हो या फिर इंडिया सेंट्रिक बिजनेस जिनका ज़्यादा हो, वहाँ पर नज़र रखने की सलाह देंगे। चलिए अपने सहयोगी तृप्ति के पास चलते हैं, वो कुछ डिटेल्स लेकर आए कि कौन से ऐसे बड़े इवेंट्स है, बड़े ट्रिगर है बाजार के हिसाब से जिन पर हमें नज़र रखनी चाहिए। तृप्ति बताइए कौन कौन से वैसे इवेंट्स है जिन पर नज़र रखें? जी हाँ, देख लेते हैं कल के लिए कौन से इवेंट्स अहम होने वाले हैं जिन पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। अमेरिका से शुरुआत करते हैं तो कल अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे। वेटरन्स डे
मौके पर। चलिए अब भारतीय बाजारों की बात कर लेते हैं। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कल होने वाली। आमतौर पर देखा जाता है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में रहती है। देखना होगा कल किस तरह का मोमेंटम दिखता है मार्केट में। नजर रखिएगा अपनी। एमफी के कल आंकड़े आने वाले हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीज के इनफ्लो के आंकड़े आने वाले हैं। इन पर खास तौर पर नजर रखिएगा। निफ्टी कंपनी बजाज फिनसर्व का Q2 के नतीजे कल जारी करेगी। इसके अलावा बात करें बायोकॉन, टाटा पावर और आरबीएनएल भी अपने Q2 के नतीजे जारी करेगी। और इसके अलावा अन्य ढेरों कंपनियां कल अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी करने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल कंपनीज में सॉफ्ट बैंक और सोनी भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट यहां पर जारी करती हुई नजर आएगी। बायोकॉन और भारत फोर्ज की बात करें तो इनके बोर्ड्स फंड जुटाने को लेकर विचार कर सकते हैं। एमवी फोटोवोल्टिक का आईपीओ कल खुलने जा रहा है। इसमें पैसा लगाने का आपको मौका मिलेगा। साथ ही एक और आईपीओ फिजिक्स वल्ला का आईपीओ भी कल से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है। यहाँ पर आपको पैसा लगाने का मौका मिलेगा। नाइन लैब्स का आईपीओ कल बंद होगा, यानी कि कल सब्सक्रिप्शन का आखिरी दिन है। पैसा लगाने का आखिरी मौका यहाँ पर है। इसके अलावा पीएम मोदी कल से 2 दिन के भूटान दौरे पर जा रहे हैं। देखना होगा यहाँ से क्या कुछ आउटकम निकल कर आता है। ये थे वो इवेंट जिन्हें आपको कल के लिए अपनी नज़र में बनाकर रखना है। तो कल काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, लेकिन सबसे अहम होगा बिहार चुनाव का जो एग्जिट पोल कल आएगा। कल दूसरे चरण के चुनाव के मतदान के बाद ये एग्जिट पोल शाम को 6 बजे से आएगा, वो अहम होगा। तो उसकी कवरेज देखनी ज़रूरी होगी कि क्या कुछ वहाँ से चल कर आ रहा है, किस तरह की कौन सरकार बना रही। तो एक सेंटिमेंट वहाँ पर बदलेगा बाजार का। बाजार इस बीच देखे तो बाजार की तेजी कम हुई है। 150 अंकों की दिख रही तो निफ्टी में वो आधी रह गई है। अब सिर्फ 75 अंकों की मजबूती यहाँ पे दिख रही है। बैंक निफ्टी की चाल पर भी नजर रखनी जरूरी होगी। अब ये 100 अंकों के आसपास की तेजी निफ्टी बैंक में दिख रही है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं कि 58,000 के की लेवल के पास ही है बाजार। वहां से बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं कर रहा है। 50-100 अंकों के रेंज में ही घूम रहा है निफ्टी बैंक। चलिए एक और सेक्टर है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। वो है रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट आज कई सारे स्टॉक्स है जहां पर दबाव दिख रहा है। इसमें शोभा है, करीब 3.5% की गिरावट है। लोढ़ा में गिरावट दिख रही है 0.25% के आसपास की। रियल एस्टेट को लेकर राजेश जी आपकी राय क्या है? कैसा दिख रहा है सेक्टर? यहाँ से कोई है क्या आपकी? देखिए, रियल एस्टेट ऐसे सेक्टर देखेंगे ना तो अच्छा परफॉर्म किया पिछले 2-3 क्वार्टर्स में। सारी कंपनियों ने अच्छी बढ़त की। मेरे ख्याल से जो भी फंडामेंटल्स पॉजिटिव्स वो ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड है, तो इस पर नई खरीदारी की सलाह नहीं है। दूसरे अगर आप देखें तो लगातार कंपनियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, इन्वेंट्री की और कई चीजों की दिक्कतें रहती है जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के नहीं उचित रहता। तो हमने कई बार ये कहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खास करके तो जो हाउसिंग रिटेल की जो एंसिलरी कंपनीज है, जैसे पेंट कंपनियां हो, एशियन पेंट, वहां देना चाहिए। या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में LIC हाउसिंग फाइनेंस अच्छी लग रही है, या फिर पाइप्स वगैरह में देखा जाए एस्ट्रल अच्छा लग रहा है, तो वहां ध्यान देने की सलाह हमने हमारे क्लाइंटों को भी दे रखी है। और अगर किसी को स्पेसिफिक रियल एस्टेट में ही निवेश करना हो तो मैं समझता हूँ DLF जैसी कंपनी पे ध्यान देना चाहिए, जहाँ के उनके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बैलेंस शीट में उन्होंने डेट बहुत कम कर लिया है, इवन गोदरेज प्रॉपर्टीज थोड़ी बेहतर पड़ती है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स है जहाँ हम बुलिश हैं। तो ये कुछ चुनिंदा काउंटर्स रियल एस्टेट पैक से जो कि फिलहाल राजेश जी को पसंद आ रहे हैं, और साथ ही साथ एंसिलरी काउंटर्स में से आप पाइप रिलेटेड काउंटर्स भी जो है चूज कर सकते हैं। वहाँ पर एस्ट्रल देखिए नतीजे भी हमने उस दिन हाईलाइट किए थे। एक दिन में 7% का मूव था और इनके कंपेटिटर्स के मुकाबले जो है इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे। और आज फिर से देखिए स्टॉक में हरे निशान में कारोबार हो रहा है। चलिए ये तो बात रही रियल एस्टेट की, पर आगे रुक करते हैं एक एक्सक्लूसिव खबर का, जहां पर सरकार कोल गैसिफिकेशन को लेकर नई इंसेंटिव स्कीम लाने की तैयारी में है। इसको लेकर कोयला मंत्रालय ने अलग अलग मंत्रालयों की कंसल्टेशन के लिए ड्राफ्ट कैबिनेट नोट भेज दिया है। आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। प्रकाश, बताइए क्या कुछ खबर है? देखिए, कोल सेक्टर में काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जानकारी हमें मिल रही है। उसके हिसाब से सरकार एक न्यू इंसेंटिव प्लान पे काम कर रही है, खासकर कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि 50,000 करोड़ रुपए की लागत से एक नया इंसेंटिव प्लान तैयार किया जा रहा है, ताकि देश में नए कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टैब्लिश किए जाएं। जैसा कि आपको पता है कि एक 8500 करोड़ रुपए का एक कोल गैसिफिकेशन इंसेंटिव्स जो है ऑलरेडी सरकार रन कर रही है, लेकिन एक नया
कॉम्प्रिहेंसिव इंसेंटिव प्लान तैयार कर रहा है, जिसकी लागत करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए होगी। दरअसल कोल मंत्रालय ने जो प्रस्ताव है उसको अंतिम रूप दे दिया है। इनफैक्ट इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन जो है उसकी शुरुआत हो गई है और इस पर वित्त मंत्रालय से भी उसकी राय मांगी गई है। काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दरअसल इंडस्ट्री को कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए इंसेंटिव्स का फायदा जो है वो वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में दिया जाएगा। मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा कोल को गैसिफाई किया जाए, एक क्लीन एनर्जी के तौर पर उसको कन्वर्ट किया जाए और उसका इस्तेमाल जो गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं या दूसरी इंडस्ट्री है उसको गैस सप्लाई के जरिए उसको फायदा पहुंचाया जाए। शुरुआती प्रपोजल के हिसाब से जो कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो जो मौजूदा गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उसके पास उसको किया जाएगा और इन प्रोजेक्ट से जो गैस निकलेंगे उसको गैस बेस्ड पावर जो स्टैंडर्ड करीब 20,000 मेगावाट की कैपेसिटी के गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उसको सप्लाई किया जाएगा। ये शुरुआती प्रपोजल है। स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस जो है उसको भी कंप्लीट कर लिया गया है, इंडस्ट्री की भी राय मांगी गई है और उसके बाद ड्राफ्ट कैबिनेट नोट पर इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन की प्रक्रिया भी शुरुआत कर दी गई है। काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और सरकार इसके जरिए कोल सेक्टर में बड़े बदलाव करना चाहती है और जो ओवरऑल कोल गैसिफिकेशन मिशन के तहत जो ओवरऑल टारगेट है 100 मिलियन टन का बाय 2030 उस क्वांटे में भी बढ़ोतरी होगी और इस मात्रा को सरकार बढ़ाएगी। लेकिन इस वक्त कंसल्टेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर इस पर कैबिनेट का फाइनल अप्रूवल ले लिया जाएगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश पूरी जानकारी के लिए। तो कोल सेक्टर के लिए बड़े बदलाव की तैयारी, यहाँ पर 2030 तक के लिए भी टारगेट्स जो हैं वो बैठाए गए हैं और अगले 3 से 4 महीनों में इसमें कैबिनेट का अप्रूवल भी आ सकता है। कोल सेक्टर के लिए एक बड़ी खबर और आज देख रहे हैं कुछ स्टॉक्स जो हैं उनमें भी अच्छा एक्शन आते हुए। पर आगे बढ़ते हैं और कुछ काउंटर्स पे चर्चा करेंगे और आज एक बड़ा दिन रहा लेंसकार्ट की लिस्टिंग के लिए भी, क्योंकि देखिए कई चर्चा हुई कि किस तरीके के वैल्यूएशंस हैं और जिस लेवल्स पे और जिस स्तर पे लेंसकार्ट का आईपीओ आया है वो जस्टिफाइड नहीं है, बट उसके बावजूद मार्केट तो मार्केट है। हालांकि लिस्टिंग जो थी वो 9% डिस्काउंट पे थी, बट उसके बाद स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली और इशू इसके ठीक बगल में जाके स्टॉक बैठ गई। 402 था इनका इशू प्राइस, 404 फिर 409 तक आई थिंक आज के सत्र में हमने लेंसकार्ट को जाते हुए देखा। तो कहीं ना कहीं निराश तो नहीं किया उन सभी लोगों को जिनका आईपीओ लगा 20 टाइम सब्सक्राइब जरूर हुआ था। पर लेंसकार्ट से उम्मीद ऐसी नहीं थी, बट अच्छी बात है कि बाजार में भी अपने आप को होल्ड करने में कामयाब है और साथ ही साथ अब ब्रोकरेजेस भी इसको लेकर एक्टिव हो गए हैं। आपको बता दें कि आज पहले ही दिन लिस्टिंग के ठीक पहले ही आज एक रिपोर्ट भी आ गई थी जहां पर एमिट ने इस पे सेल की रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है और जो टारगेट प्राइस बता रहे हैं वो 337 बता रहे हैं, यानी मौजूदा स्तर से देखें तो 20% तक का तो डाउनसाइड वो ऐसे ही देख रहे हैं, ऑलमोस्ट मतलब 15 से 20% की रेंज में। पर राजेश जी, आपसे ही समझना चाहेंगे कि लेंसकार्ट पे आपका क्या व्यू है राजेश जी, क्योंकि ऐसे काउंटर्स जहां पर देखिए लोग एक्साइटमेंट में आईपीओ में पैसा तो लगा देते हैं और अलॉटमेंट भी हो जाता है, बट उसके बाद ये जो पूरी खबरें सराउंड करती हैं कि वैल्यूएशंस इतने हैं, होने नहीं चाहिए, फिर मैनेजमेंट का क्लैरिफिकेशन आता है तो उससे घबराहट तो रहती है। बट अभी कहीं ना कहीं मौका है क्या निकलने का लेंसकार्ट से, या फिर आपका व्यू है कि लंबे समय में कुछ कमाल कर सकता है ये? सृष्टि जी, ऐसा है कि आईपीओ में जो इन दिनों आईपीओ अगर आप देखो तो लगातार बाढ़ आई हुई है आईपीओ की। हर हफ्ते 10-20 आईपीओ आ जाते हैं। इस हफ्ते भी 7 आईपीओ हैं। तो लगातार आईपीओ आ रहे हैं। वैल्यूएशन कई जगह तो ऐसे हैं कि किसी तरीके की कोई जस्टिफिकेशन नहीं बैठती है। लोग जीएमपी देख करके पैसे लगा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि जीएमपी देख करके कोई भी निर्णय न लें। आप वैल्यूएशन देखें, कंपनी की डिग्री देखें, उसके बाद ही पैसे लगाएं। ये तो जुदा बात हुई आईपीओ एज ए होल की, बट अगर खास लेंसकार्ट की बात की जाए तो अगर आप देखो तो 2800 स्टोर है, रेवेन्यू 61% इंडिया से आता है, 39% इंटरनेशनल है, ओमनी चैनल है, कई ब्रांड्स हैं, 5 उनकी फैसिलिटीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, एक नई लगाने की बात है। सब कुछ अपनी जगह सही है, लेकिन अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो 200 के ऊपर की पी पे मुझे कहीं से भी कंफर्ट नहीं आता है। और मैंने प्री आईपीओ भी कई बार कई प्लेटफॉर्म पे इसे अवॉइड की ही सलाह दी थी। और आज जबकि ये
आईपीओ प्राइस के ऑलमोस्ट नजदीक चल रहा है। मैं नहीं जानता कि कल हो सकता है और घट बढ़ हो जाए, क्योंकि अभी लिस्टिंग तुरंत ही हुई है तो कई चीजें साथ में चलती हैं, लेकिन ये एक निकलने का मौका है। लंबी अवधि में अच्छे पैसे बन सकते हैं क्योंकि ब्रांड बहुत अच्छा है, कारोबार अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, बट मुझे यहाँ से गिरावट नजर आती है। गिरावट में खरीदारी करेंगे इस वक्त, एक बार जिनके भी आया है तो मामूली फायदे नुकसान में निकल जाएं तो बेहतर होगा। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तब तो बना सकते हैं, लेकिन अगर अभी आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो यहाँ पे मुनाफा अगर हो रहा है तो लेकर निकल जाने की सलाह राजेश जी की तरफ से दी जा रही है। चलिए, एक स्टॉक है उसको लेकर खबर आ रही है, हिंदुस्तान जिंक को लेकर खबर ये है कि आंध्र प्रदेश में कंपनी को टंगस्टन, जो एक स्ट्रैटेजिक मिनरल माना जाता है, इसकी खोज के लिए कुछ यहाँ पर कंपोजिट लाइसेंस कंपनी को दिया गया है और ये आंध्र प्रदेश के लिए दिया गया है। और ये जो है जहाँ पर उनको ये कंपोजिट लाइसेंस जहाँ पे मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए दिया गया है, ये करीब करीब 308 हेक्टेयर के एरिया में फैला हुआ है और कंपनी इस लाइसेंस मिलने के बाद टंगस्टन तथा उससे जुड़े हुए जितने एसोसिएटेड मिनरल्स होंगे उसको खोजने एवं विकसित करने की अनुमति कंपनी को दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा ये नीलामी के तहत उन्हें ये लाइसेंस दिया गया। हिंदुस्तान जिंक को लेकर श्रीकांत जी, आपकी राय क्या है सर? तो देखिए, वैसे इसमें एक कंसोलिडेशन का एक फॉर्मेशन बना हुआ है। ग्रेजुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 510 से लेकर 520 तक के लेवल्स दिखा सकते हैं और करंट लेवल्स अगर मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा ये स्टॉक करेक्ट हो चुका था प्रीवियस फॉल में, तो यहाँ से अभी मुझे लगता है कि डाउनसाइड कम है। कोई भी करेक्शन अगर आता है तो उस करेक्शन में 470 475 के करीब इसमें लेने के मौके बनेंगे। टारगेट्स 520 के नजर आते हैं। आयोन डेव्स की सलाह यहाँ पर दी जा रही है हिंदुस्तान जिंक को लेकर। एक और खबर है जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेकर, कंपनी की जो सब्सिडरी थी जेएसडब्ल्यू एनर्जी 5 को लेकर, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की जो प्लिया थी, जो याचिका थी, उसको सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी है। जो सीईआरसी के ऑर्डर के खिलाफ आया था, जो सीईआरसी का जो ऑर्डर था जिसमें उनके टैरिफ जो कोट किया गया था जेएसडब्ल्यू विड 1000 मेगावाट के बीज प्रोजेक्ट के लिए, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। उसी के खिलाफ जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट में मंजूरी मिल गई है कि उसे वापस से उस पर सुनवाई होगी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेकर एक राय नीलेश जी आपकी तरफ से। तो देखिए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी पिछले इनफैक्ट 2-3 सप्ताह से आप देखें तो कंसोलिडेट कर रहा है, एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर 510 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और 540 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल के लिए कोई क्लियर ट्रेंड यहाँ पर निकल के नहीं आ रहा है, बट जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो एक बार के लिए बने रहते हैं। 510 के स्टॉप लॉस से फ्रेश खरीदारी करने से परहेज करें, क्योंकि यहाँ पर कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि काउंटर यहाँ से एक स्पर्ट दिखा सकता है। बट फिलहाल के लिए 510 और 540 की एक लिमिटेड रेंज मैं कहूंगा, उस पर्टिकुलर रेंज में काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। एशियन पेंट्स पर एक राय ले लेते हैं। अच्छी तेजी आज दिख रही है, पिछले हफ्ते हमने देखा था कि अच्छी तेजी थी वहाँ पर, आज भी 1.5% के आसपास की मजबूती दिख रही है। श्रीकांत जी, आपकी राय एशियन पेंट्स को लेकर? तो देखिए, काफी अच्छा एक हमने प्राइस में इजाफा देखा और इतनी बड़ी रैली के बाद हमें लगता है कि थोड़ा वक्त शायद 2670-75 के रेंज में स्टॉक निकाल सकता है। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये जो अभी जो चाल इसमें बनी है उसमें लगता है हमें और भी रिट्रेसमेंट आने वाले कुछ महीनों में देखने मिलेगा, थोड़ा वक्त और लग सकता है, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक 1900 के लेवल्स के करीब जा सकता है। तो करंट लेवल से मैं ये कहूँगा कि इसमें अगर कोई पोजीशन हो तो इसमें बने रहे और 2850-2900 के करीब मुनाफा वसूलने की कोशिश करें। एशियन पेंट को लेकर है। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, श्रीकांत जी आपका, राजेश जी आपका, जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। लेकिन चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बाजार को देखें तो बाजार की तेजी आधी रह गई है। निफ्टी करीब करीब 75 अंकों की तेजी अब सिर्फ दिखा रहा है, 25,575 के बेहद करीब क्लोजिंग लग रही है। निफ्टी की पूरी तेजी अब गायब होती दिख रही है, 57,900 के करीब निफ्टी बैंक दिख रहा है। आज के सत्र की अगर बात करें तो इन्फो जहां पे जबरदस्त तेजी दिखी, करीब करीब 2.5% की मजबूती दिखी। एचसीएल टेक
और TCS और विप्रो, ये चारों स्टॉक्स, चारों जो दिग्गज IT कंपनियां हैं, आज के सत्र में काफ़ी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करते दिख रहे थे। निफ्टी में और स्टॉक्स की बात करें तो ग्रासिम में अच्छी तेजी थी, हीरो मोटो में अच्छी तेजी थी, बजाज फाइनेंस, उसके नतीजे आने वाले हैं कुछ ही देर में, उससे पहले आज नतीजों से पहले अच्छी मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिली है। इसके अलावा टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल, बजाज फिनसर्व, ये कुछ ऐसी काउंटर्स थे। बजाज फिनसर्व के भी कल नतीजे आने वाले हैं। इसके अलावा L&T, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, इन दिग्गजों से आज बाजार को काफ़ी सपोर्ट मिला है। टाइटन में भी अच्छी तेजी थी, सोने चांदी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार हुआ। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी एक काउंटर ऐसा था जहाँ पर ठीक ठाक तेजी के साथ कारोबार हुआ है। गिरावट वाले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं तो उसमें ट्रेंड सबसे ज़्यादा कमज़ोर था। नतीजों के बाद हालांकि नतीजे उतने कमज़ोर नहीं थे, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट जो कमज़ोर थी उसका दबाव दिखा, 7.5% से ज़्यादा टूट कर ये काउंटर बंद हुआ है। टाटा कंज्यूमर करीब 2.25% यहाँ गिरावट, निफ्टी के टॉप लूजर्स दूसरे नंबर पे है। इटर्नल की गिरावट यहाँ पर भी 1.5% से ज़्यादा। अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ पर भी गिरावट थी। पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक, हिंडाल्को, ये कुछ ऐसे काउंटर थे जहां आज के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार हुआ है। हिंडाल्को, M&M, डॉक्टर रेड्डीज लैब, ये कुछ ऐसे काउंटर थे जहां पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो कुल मिलाकर तो बाजार के लिए सत्र अच्छा रहा है कि आखिरी घंटे में आते जो तेजी थी शुरुआती, वो यहाँ पर गायब होती दिखी है और आखिर में निफ्टी 50 83 अंक गिरकर 83 अंक की तेजी के साथ 25,575 पे बंद हुआ है और निफ्टी बैंक मामूली तेजी के साथ 57,940 के आसपास की क्लोजिंग दिख रही है। तो 58,000 का जो लेवल है उसके आसपास बाजार के लिए एक काफ़ी दिक्कत हो रही, मशक्कत करना हो रहा है ऊपर में जाने या नीचे में। क्रूशियल लेवल है जो हम लगातार आपको बता भी रहे थे और वही, लेकिन आपका क्लियर कट जो विनर था निफ्टी IT था और साथ ही कमजोरी में देखें तो निफ्टी FMCG जैसे स्टॉक से जहां पे कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। चलिए इसी नोट पर क्लोजिंग कॉल्स को यहीं पे समेटेंगे। मुझे और सृष्टि को भी दीजिए इजाजत। ब्रेक के